अरे, क्या कोई गधा 2 करोड़ का बिक सकता है? शायद नहीं। लेकिन जब ये सौदा मुल्ला नसीरुद्दीन कर रहे हों तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक गधे की नहीं, बल्कि आपकी सोच और बाजार की कीमत तय करने के मुल्ला के अनोखे तरीके की है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुल्ला ने सिर्फ एक चाल से दुनिया को अपनी अक्ल का लोहा कैसे मनवाया, तो बने रहिए। ये कहानी आपके दिमाग के सारे दरवाजे खोल देगी। दोस्तों, शहर में सुबह का सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि मुल्ला नसीरुद्दीन की आंखें खुल गईं। उनकी झोपड़ी की कच्ची दीवारों से सुबह की हल्की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। कई दिनों से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था और उनकी पत्नी का चेहरा चिंता की लकीरों से भरा रहता था। बच्चे भी भूख से बेहाल थे। मुल्ला बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। उनकी नजर अपने गधे पर पड़ी, जो खूंटे से बंधा सुस्त सा खड़ा था। उसका नाम बुंदू था। वो भी शायद अपने मालिक की गरीबी को महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे भी कई दिनों से भरपेट चारा नहीं मिला था। उसकी पसलियां बाहर झांक रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मुल्ला बुंदू को देखते हुए गहरी सोच में डूब गए। ये गधा उनके पिता की निशानी था। सालों से ये उनके परिवार का हिस्सा था। बोझा ढोता, सवारी का काम करता और बिना किसी शिकायत के हर मुश्किल में साथ निभाता। लेकिन आज जब घर में चूल्हा जलाने तक के पैसे नहीं थे, तो बुंदू का होना भी एक बोझ लगने लगा था। उसे बेच देने का ख्याल कई बार मन में आया, लेकिन दिल नहीं माना। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उनके सुख दुख का साथी था। तभी शहर के मुख्य बाजार की ओर से आने वाला शोर मुल्ला के कानों में पड़ा। आज शहर का साप्ताहिक बाजार था, जहां दूर दूर से व्यापारी और खरीदार आते थे। बाजार का ख्याल आते ही मुल्ला के दिमाग में एक अजीब सी बिजली कौन थी। उन्होंने फैसला किया कि आज वो बुंदू को बेचेंगे, लेकिन साधारण तरीके से नहीं। वो दुनिया को दिखाएंगे कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी गुणवत्ता से नहीं, बल्कि उसे बेचने वाले की बुद्धि और खरीदार की सोच से तय होती है। वो झोपड़ी के अंदर गए। उनकी पत्नी ने पूछा, आज कुछ खाने का इंतजाम हुआ? मुल्ला ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ कहा, आज शाम तक हमारे घर में सोने की मोहरें होंगी, तुम बस देखती जाओ। पत्नी को लगा कि शायद मुल्ला गरीबी के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मुल्ला ने घर के एक कोने में पड़े पुराने लकड़ी के तख्ते को उठाया। उस पर कोयले से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, कीमत 2 करोड़ रुपए। उन्होंने उस तख्ते को एक रस्सी से बांधा और उसे लेकर बुंदू के पास गए। उन्होंने बुंदू के गले में वो तख्ता लटका दिया। बुंदू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुल्ला को ऐसे देखा मानो पूछ रहा हो, मालिक, ये क्या मजाक है? मुल्ला ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मेरे दोस्त, आज तू इस शहर का सबसे कीमती गधा बनने वाला है। मुल्ला बुंदू को लेकर बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में जो भी उन्हें देखता हंसने लगता। बच्चे उन पर फप्तियां कसते। देखो, मुल्ला पागल हो गया, अपने मरियल गधे की कीमत 2 करोड़ लगा रहा है। लेकिन मुल्ला के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो शांत और दृढ़ कदमों से बाजार के बीचों बीच पहुंच गए। ये वो जगह थी जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। यहाँ बड़े बड़े सौदागर, अमीर लोग और शाही सिपाही भी खरीदारी करने आते थे। मुल्ला ने बुंदू को एक पेड़ से बांधा और उसके पास एक फटी पुरानी चादर बिछाकर बैठ गए। गले में लटके 2 करोड़ के तख्ते ने तुरंत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहले तो लोग दूर से देखकर हंसते रहे, फिर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। एक कपड़े के व्यापारी ने हिम्मत करके पूछा, मुल्ला जी, क्या सुबह सुबह भांग पी ली है? इस गधे के लिए कोई 2 रुपए भी न दे और आपने 2 करोड़ लिख रखा है। मुल्ला ने शांत भाव से उत्तर दिया, जनाब, पारखी ही हीरे की कीमत जानता है। जिसे इसकी कद्र नहीं, उसके लिए ये मिट्टी का ढेला है। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे, इसमें ऐसा क्या खास है? क्या ये हवा में उड़ता है? दूसरा बोला, शायद ये सोना देता होगा। हंसी का एक जोरदार ठहाका पूरे बाजार में गूंज गया। लोग मुल्ला को एक मस्खरे के तौर पर देख रहे थे, जो अपनी गरीबी से तंग आकर लोगों का मनोरंजन कर रहा था। लेकिन मुल्ला अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। वो जानते थे कि उनकी योजना का पहला चरण सफल हो चुका था। उन्होंने पूरे बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अब बस सही ग्राहक का इंतजार था, एक ऐसा ग्राहक जिसकी जरूरत और अहंकार दोनों ही बड़े हों। वो जानते थे कि ये खबर जल्द ही शहर के सबसे शक्तिशाली लोगों तक पहुंचेगी और असली खेल तब शुरू होगा। सूरज चढ़ता जा रहा था और बाजार में 2 करोड़ के गधे की चर्चा आग की तरह फैल रही थी।
दोस्तों, हमारे चैनल कर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया, उसकी किरणें बाजार की धूल भरी गलियों को और भी ज्यादा रोशन करने लगीं। लेकिन आज बाजार की असली चमक सूरज की रोशनी से नहीं, बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन के मरियल गधे बुंदू के गले में लटके उस अजीबोगरीब तख्ते से आ रही थी, जिस पर कोयले से लिखा था कीमत 2 करोड़ रुपए। ये महज एक कीमत नहीं थी, ये एक चुनौती थी, एक पहेली थी, एक ऐसा तमाशा था जिसने शहर के सबसे व्यस्त बाजार की धड़कन को रोक दिया था। जो लोग सुबह अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकले थे, वे सब कुछ भूलकर उस पेड़ के इर्द गिर्द जमा हो गए थे, जहां मुल्ला शांत भाव से ऐसे बैठे थे मानो वो कोई गधा नहीं, बल्कि किसी सल्तनत का बेशकीमती हीरा बेच रहे हों। कहानी जो पहले कुछ हंसने वालों और मजाक उड़ाने वालों के बीच शुरू हुई थी, अब पंख लगाकर उड़ने लगी थी। ये पान की दुकानों से लेकर कपड़े के थानों तक, मसालों के ढेरों से लेकर सुनारों की चमकती दुकानों तक, हर जगह चर्चा का सबसे गर्म विषय बन चुकी थी। हर कोई अपनी समझ और अनुभव के हिसाब से इस घटना की व्याख्या कर रहा था। ये मुल्ला तो हमेशा से ही सठियाया हुआ था, एक बूढ़े सब्जी वाले ने अपने ग्राहक से कहा, लेकिन आज तो उसने पागलपन की सारी हदें पार कर दी हैं। नहीं चाचा, पास खड़े एक नौजवान ने असहमति जताते हुए कहा, ये पागलपन नहीं, कोई गहरी चाल है। मुल्ला नसरुद्दीन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। याद है कैसे उसने एक बार बादशाह को ही अपनी बातों में उलझा दिया था। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। ऐसी ही कानाफूसियां और अटकलें बाजार की हवा में तैर रही थी। हर गुजरते पल के साथ भीड़ बढ़ती जा रही थी और मुल्ला का आत्मविश्वास भी। वो जानते थे कि उनकी योजना ठीक वैसे ही काम कर रही थी जैसे उन्होंने सोची थी। उन्होंने बाजार के मनोविज्ञान को पकड़ लिया था। वो जानते थे कि इंसान की फितरत होता है कि वो असाधारण चीजों की ओर खिंचता है। एक गधे की कीमत 2 करोड़ रुपए इतनी असाधारण बात थी कि कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सेठ हीराचंद, लालच और अपमान का पहला अध्याय। लगभग दोपहर का वक्त था जब शहर का सबसे अमीर और सबसे कंजूस सौदागर सेठ हीराचंद अपनी बग्घी में बैठकर बाजार से गुजरा। सेठ हीराचंद की अमीरी के किस्से जितने मशहूर थे, उतनी ही उसकी कंजूसी की कहानियां भी। कहा जाता था कि वो अपनी परछाई से भी टैक्स वसूलने की फिराक में रहता था। उसकी नजर हमेशा ऐसी चीजों पर रहती थी जिसे वो कौड़ियों के दाम खरीदकर सोने के भाव बेच सके। जब उसकी बग्घी मुल्ला के पेड़ के पास भीड़ देखकर रुकी, तो उसने अपने मुनीम से पूछा, रामलाल, ये किस बात का मजमा लगा है? क्या कोई मदारी खेल दिखा रहा है? मुनीम, जो पहले ही इस खबर को सुन चुका था, दबी जबान में बोला, नहीं सेठ जी, ये तो मुल्ला नसरुद्दीन हैं। उन्होंने अपने गधे की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई है। क्या? सेठ हीराचंद की आंखें आश्चर्य और अविश्वास से फैल गईं। 2 करोड़ उस कंगाल मुल्ला के गधे की? चलो जरा देखें तो सही कि ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना उसके गधे में छिपा है। सेठ हीराचंद अपनी बग्घी से उतरा। उसके कीमती रेशमी कपड़े और उंगलियों में चमकती सोने की अंगूठियां उसकी दौलत का भौंडा प्रदर्शन कर रही थीं। भीड़ ने सेठ को देखकर रास्ता दे दिया। वो अपनी तोंद फुलाए अकड़ कर चलता हुआ मुल्ला के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने पहले गधे को ऊपर से नीचे तक घूरा, जो मक्खियां उड़ाता हुआ सुस्ती से खड़ा था। फिर उसने मुल्ला को देखा, जो फटे पुराने कपड़ों में एक फकीर की तरह बैठा था। सेठ के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि ये अपनी धाक जमाने और लोगों के सामने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का सुनहरा मौका है। क्यों रे मुल्ला? उसने अपनी भारी आवाज में रौब जमाते हुए कहा, सुना है तेरे इस ढेचू ढेचू करने वाले जानवर में सल्तनत खरीदने की ताकत है। क्या ये हवा में उड़ता है या सोने के अंडे देता है? मुल्ला ने अपनी आंखें खोली और बड़ी विनम्रता से सेठ की ओर देखा। सेठ जी, आप जैसे महान पारखी को भी इसकी खासियत नजर नहीं आई। ये गधा दौलत नहीं देता, दौलत कमाने की अक्ल देता है। सेठ हीराचंद जोर से हंस। उसकी हंसी में अहंकार और अपमान का मिश्रण था। अक्ल? अरे अगर तुझमें अक्ल होती तो तू आज इस हाल में न होता। चल, मैं तेरी गरीबी पर तरस खाकर इस जानवर को खरीदने को तैयार हूं, लेकिन कीमत मैं तय करूंगा। ये कहकर उसने अपनी जेब से 2 तांबे के सिक्के निकाले और उन्हें जमीन पर मुल्ला की ओर फेंकते हुए कहा, ये ले 2 तांबे के सिक्के, यही है तेरे और तेरे इस गधे की असली औकात।
अब उठा और दफा हो जा यहाँ से, बाजार का माहौल खराब मत कर। पूरा बाजार एक पल के लिए शांत हो गया। ये एक सीधा और क्रूर अपमान था। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि मुल्ला इस जिल्लत का जवाब कैसे देगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने जमीन पर पड़े सिक्कों को देखा, फिर सेठ हीराचंद के चेहरे को। उनके चेहरे पर क्रोध का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक शांत और गहरी मुस्कान थी। उन्होंने सिर झुकाया और बोले, माफ करना सेठ जी, लेकिन ये सौदा मुझे मंजूर नहीं। सेठ ने अकड़कर पूछा, क्यों, क्या 2 सिक्के कम हैं तेरी इस हड्डी की पोटली के लिए? मुल्ला ने जवाब दिया, नहीं सेठ जी, सिक्के कम नहीं हैं, आपकी परख कम है। ये गधा अपनी कीमत तो खुद तय करता है और अपना मालिक भी खुद चुनता है। ये केवल उस इंसान के पास जाता है जो दौलत से ज्यादा अक्ल की कद्र करता हो। आपने इसकी कीमत अपनी दौलत से लगाई, जबकि इसका सौदा अक्ल से होता है। आप एक महान सौदागर हो सकते हैं, लेकिन इस सौदे के जौहरी नहीं। मुल्ला के इन शब्दों ने तीर का काम किया। उसने बड़ी चतुराई से सेठ के अहंकार पर ही चोट कर दी थी। उसने सेठ को अमीर तो कहा, लेकिन अक्ल का कच्चा साबित कर दिया। सेठ हीराचंद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा अपमान महसूस नहीं किया था। एक फकीर उसे भरे बाजार में अक्ल का पाठ पढ़ा रहा था। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। मुल्ला के तर्क के आगे उसकी दौलत का घमंड बौना पड़ गया था। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ अपनी बग्गी की ओर बढ़ा और बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। मैं तुझे देख लूंगा मुल्ला, तेरी ये हेकड़ी मैं एक दिन जरूर निकालूंगा। सेठ हीराचंद के जाने के बाद भीड़ में दबी हुई हंसी फूट पड़ी। लोगों ने देखा कि कैसे मुल्ला ने बिना आवाज ऊंची किए सिर्फ शब्दों के बल पर शहर के सबसे अमीर आदमी को निरुत्तर कर दिया था। इस घटना ने 2 करोड़ के गधे की कहानी को और भी रहस्यमयी और दिलचस्प बना दिया। अब ये सिर्फ एक पागलपन की हरकत नहीं लग रही थी, बल्कि इसके पीछे छिपी मुल्ला की गहरी बुद्धिमत्ता की परतें खुलने लगी थीं। खबर अब सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रही थी, ये अमीरों की हवेलियों के दरवाजे खटखटा रही थी और सल्तनत के सबसे ऊंचे गलियारों की ओर बढ़ रही थी। दरबार की दहलीज पर दस्तक, सेठ हीराचंद से हुआ अपमान और मुल्ला की हाजिर जवाबी की कहानी जब बाजार से बाहर निकली तो उसने कई रूप ले लिए। किसी ने कहा कि गधा सच में बोलता है और उसने सेठ को मूर्ख कह दिया। किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि गधे को छूते ही सेठ की सारी दौलत मिट्टी बन जाती, इसलिए वो डरकर भाग गया। जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन हर कहानी के केंद्र में मुल्ला की असाधारण बुद्धि और गधे का रहस्यमयी मूल्य था। ये कहानियां दरबारियों और शाही अधिकारियों के कानों तक भी पहुंची, जो अक्सर बाजार में अपने जासूसों को भेजकर शहर की नब्ज टटोलते रहते थे। दरबार, जो अपनी साजिशों, शक्ति प्रदर्शन और जोड़ तोड़ के लिए जाना जाता था, इस नई खबर से अछूता नहीं रह सका। दरबार के कुछ युवा और मस्खरे किस्म के अमीरजादे, जो हमेशा मनोरंजन की तलाश में रहते थे, इस घटना को एक मजेदार तमाशे के रूप में देख रहे थे। उन्होंने आपस में शर्त लगानी शुरू कर दी कि मुल्ला कब तक ये नाटक जारी रखेगा। लेकिन दरबार के कुछ पुराने और संजीदा सदस्य, जो सल्तनत के मामलों को गंभीरता से लेते थे, इसे एक अलग नजरिए से देख रहे थे। उन्हें लगा कि ये घटना अगर यूं ही बढ़ने दी गई तो ये सल्तनत के अधिकार और व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन सकती है। एक आम आदमी का इस तरह भरे बाजार में प्रशासन का मजाक उड़ाना उन्हें गवारा नहीं था। इन सब में सबसे ज्यादा बेचैन थे शहर के कोतवाल इनायत खान। शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी थी। मुल्ला की इस हरकत की वजह से बाजार में रोज भीड़ लग रही थी, जिससे चोर उचक्कों का काम आसान हो गया था। उन्हें डर था कि अगर किसी दिन इस भीड़ में कोई दंगा फसाद हो गया तो जवाबदेही उनकी होगी। कोतवाल इनायत खान ने अपने 2 सिपाहियों को मुल्ला के पास भेजा ताकि उसे डरा धमकाकर वहां से भगाया जा सके। सिपाही अपनी मूंछों पर ताव देते हुए मुल्ला के पास पहुंचे। ए मुल्ला, एक सिपाही ने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए कहा, कोतवाल साहब ने हुक्म दिया है कि तू अपना ये सर्कस बंद कर और अपने गधे को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जा, वरना हम तेरी और तेरे इस गधे की खाल उधेड़ देंगे। मुल्ला, जो शायद इसी पल का इंतजार कर रहे थे, अपनी जगह से उठे और बड़ी मासूमियत से बोले, सिपाही जी, मैं तो बस अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भला कानून क्यों तोड़ूंगा? अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो आप मुझे कोतवाल साहब के पास ले चलिए, मैं उन्हें खुद अपनी अर्जी पेश करूंगा। सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
उन्हें लगा था कि मुल्ला डरकर भाग जाएगा, लेकिन वो तो खुद कोतवाल के पास जाने को तैयार था। अब उनके पास मुल्ला को गिरफ्तार करने का कोई ठोस कारण नहीं था। अपनी चीज बेचना कोई जुर्म नहीं था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी रखी जाए। ठीक है, तो फिर यहीं बैठ और सड़, दूसरा सिपाही झुंझला कर बोला। लेकिन याद रखना, अगर कोई गड़बड़ हुई तो सबसे पहले तू ही अंदर जाएगा। ये कहकर सिपाही वहां से चले गए। ये घटना भी मुल्ला के पकमश में ही गई। लोगों ने देखा कि सल्तनत के सिपाही भी मुल्ला का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इससे मुल्ला का कद और भी ऊंचा हो गया। अब वो सिर्फ एक मस्खरा नहीं, बल्कि एक ऐसा निडर व्यक्ति बन गया था जो व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। ये सारी खबरें नमक मिर्च लगाकर एक एक करके वजीर आला मीर कासिम के कानों तक पहुंच रही थीं। वजीर मीर कासिम, अहंकार और सत्ता का नशा। वजीर मीर कासिम सल्तनत का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। वो जितना बुद्धिमान था, उससे कहीं ज्यादा अहंकारी और सत्ता का भूखा था। उसे अपनी काबिलियत पर अटूट विश्वास था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई भी, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसके अधिकार को चुनौती दे या सल्तनत के नियमों का मखौल उड़ाए। मीर कासिम के लिए सल्तनत एक शतरंज की बिसात की तरह थी और वो खुद को बादशाह के बाद सबसे बड़ा खिलाड़ी समझता था। हर प्यादा, हर घोड़ा, हर हाथी उसकी मर्जी से चलना चाहिए था। मुल्ला नसरुद्दीन का ये 2 करोड़ का गधा उसकी बिसात पर एक ऐसा अनचाहा मोहरा था जिसने पूरे खेल को गड़बड़ा दिया था। शुरुआत में जब वजीर ने इस बारे में सुना तो उसने इसे एक मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक और पागल फकीर की हरकत, उसने सोचा। लेकिन जब सेठ हीराचंद के अपमान, कोतवाल की नाकामी और बाजार में बढ़ती मुल्ला की शोहरत की खबरें उस तक पहुंची तो उसके कान खड़े हो गए। उसे ये एहसास होने लगा कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये उसके अधिकार, उसकी सत्ता और उसकी बुद्धिमत्ता पर एक मौन प्रहार है। एक आम आदमी भरे बाजार में एक व्यवस्था बना रहा था, जहां सल्तनत के सबसे अमीर सेठ और कानून के रखवाले दोनों ही बेबस नजर आ रहे थे। ये वजीर मीर कासिम को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। उस दिन जब वो अपने दरबार खास में बैठा सल्तनत के जरूरी मसलों पर चर्चा कर रहा था तो उसका एक जासूस हांफता हुआ अंदर आया। क्या बात है? वजीर ने अपनी भारी आवाज में पूछा। जासूस ने सिर झुकाकर कहा, आली जाह, वो मुल्ला वो बाजार में लोगों से कह रहा है कि उसका गधा सिर्फ कीमती नहीं है बल्कि चमत्कारी है। वो सल्तनत के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है और छुपे हुए दुश्मनों के राज खोल सकता है। ये सुनते ही वजीर का खून खौल उठा। क्या बकवास है! ये आदमी अब हद से आगे बढ़ रहा है। वो सीधे सीधे सल्तनत के मामलों में दखल दे रहा है। भविष्यवाणी और राज खोलना, इसकी ये जुर्रत! वजीर मीर कासिम को लगा कि मुल्ला अब सिर्फ एक मस्खरा नहीं बल्कि एक विद्रोही बन चुका है। वो अंधविश्वास फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहा था और शायद इसके पीछे उसकी कोई गहरी साजिश थी। हो सकता है कि वो दुश्मन सल्तनत का कोई जासूस हो जो इस नाटक की आड़ में लोगों को भड़का रहा हो। वजीर का शक गहरा होता जा रहा था। उसका अहंकार उसे ये मानने की इजाजत नहीं दे रहा था कि एक साधारण सा मुल्ला उसे इस तरह परेशान कर सकता है। उसे यकीन था कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। इस आदमी का खेल अब खत्म करना होगा। वजीर ने अपने सेनापति की ओर देखते हुए कहा, यह सल्तनत की इज्जत का सवाल है। अगर आज एक मुल्ला ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है तो कल हजारों खड़े हो जाएंगे। उसने गुस्से में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ उस पाखंडी मुल्ला और उसके मनहूस गधे को इसी वक्त गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। मैं खुद उसकी जबान से सच उगलवाऊंगा। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। सिपाही जो हुक्म आली जाह कहकर निकलने ही वाले थे कि वजीर ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसके चालाक दिमाग में एक नया विचार कौंधा था। उसने सोचा, अगर मैं मुल्ला को दरबार में बुलाता हूं तो ये उसकी अहमियत को बढ़ा देगा। लोग कहेंगे कि वजीर एक मामूली आदमी से इतना डर गया कि उसे गिरफ्तार करना पड़ा। इससे मेरी ही बेइज्जती होगी। नहीं, मैं उसे दरबार में नहीं बुलाऊंगा। एक पल की खामोशी के बाद वो बोला, इरादा बदल गया है, हम उसके पास जाएंगे। दरबार में मौजूद हर कोई चौंक गया। सल्तनत का वजीर आला खुद एक मामूली आदमी से मिलने बाजार जाएगा, ये तो अनहोनी बात थी। वजीर ने अपनी योजना समझाई, मैं खुद बाजार जाऊंगा और उसे पूरी भीड़ के सामने जलील करूंगा।
मैं सबके सामने साबित करूंगा कि वो एक धोखेबाज और पाखंडी है। जब लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि उसका गधा कितना साधारण है और उसकी बातें कितनी खोखली हैं, तो उसका सारा तिलिस्म टूट जाएगा। उसे गिरफ्तार करने से वो शहीद बन सकता है, लेकिन उसका सार्वजनिक रूप से पर्दाफाश करने से वो हमेशा के लिए एक मजाक का पात्र बनकर रहेगा। हाँ जाएगा, मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा जो शारीरिक मौत से भी बदतर होगी, सामाजिक मौत। वजीर की इस चाल में उसकी क्रूरता और चालाकी साफ झलक रही थी। वो मुल्ला को सिर्फ सजा नहीं देना चाहता था, बल्कि उसे एक उदाहरण बनाना चाहता था। तैयारी करो, वजीर ने गरजते हुए हुक्म दिया। वजीर आला का काफिला अब बाजार की ओर कूच करेगा। आगमन। जब सत्ता सड़क पर उतरी, वजीर मीर कासिम के बाजार जाने की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। ये कोई रोज की बात नहीं थी। वजीर या तो अपने महल में रहता था, या बादशाह के दरबार में, या फिर अपनी बग्घी में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाता था। उसका यूं पैदल बाजार में उतरना एक असाधारण घटना थी, और हर कोई जानता था कि इसका कारण कौन है। मुल्ला नसरुद्दीन और उसका 2 करोड़ का गधा। वजीर का काफिला जब उसके महल से निकला तो उसका नजारा देखने लायक था। सबसे आगे घोड़ों पर सवार नगाड़े वाले थे, जो जोर जोर से नगाड़े बजाकर वजीर के आगमन की घोषणा कर रहे थे। उनके पीछे सल्तनत का झंडा उठाए सिपाही थे। फिर वजीर मीर कासिम खुद अपने शानदार अरबी घोड़े पर सवार था। उसने आज अपना सबसे कीमती शाहब सीली लिबास पहना था, और उसकी कमर पर लटकती तलवार की मूठ पर जड़े हीरे धूप में चमक रहे थे। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, और उसकी आंखों में एक बर्फीली ठंडक थी। उसके पीछे और अगल बगल उसके सबसे वफादार और खूंखार अंगरक्षकों का दस्ता था। ये काफिला जिधर से भी गुजरता, सड़कें अपने आप खाली हो जाती। दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर बाहर निकल आते और अदब से सिर झुका लेते। लोग अपने घरों की छतों और खिड़कियों से इस शाही जुलूस को देख रहे थे। हवा में एक अजीब सा तनाव और डर का माहौल था। हर कोई जानता था कि ये शक्ति प्रदर्शन एक गरीब फकीर के लिए किया जा रहा था, और इसका अंत शायद बहुत बुरा होने वाला था। बाजार में जैसे ही वजीर के आने की खबर पहुंची, वहां भगदड़ सी मच गई। जो भीड़ अभी तक मुल्ला के इर्द गिर्द जमा थी, वो डर के मारे ऐसे तितर बितर हो गई जैसे किसी ने भेड़ों के झुंड में शेर छोड़ दिया हो। दुकानदार जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगे। कुछ ही पलों में बाजार का वो हिस्सा जहां मुल्ला बैठा था लगभग खाली हो गया। अब वहां सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन, उसका गधा बुंदू और चारों तरफ फैला एक भयानक सन्नाटा था। मुल्ला अपनी जगह पर शांत बैठे रहे। उन्होंने दूर से आते हुए काफिले की धूल और नगाड़ों की आवाज सुन ली थी। उनके चेहरे पर डर की एक लकीर भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वो जानते थे कि ऐसा ही होगा, मानो उनकी पूरी योजना का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अब शुरू होने वाला था। उन्होंने प्यार से अपने गधे की पीठ थपथपाई, जैसे कह रहे हों, घबराना मत दोस्त, असली खेल तो अब शुरू होगा। आखिरकार वजीर का काफिला बाजार के उस चौराहे पर आकर रुक गया। वजीर अपने घोड़े से उतरा। उसके जूतों की जमीन पर पड़ने वाली आवाज उस खामोशी में तोप के गोले की तरह गूंजी। उसके अंगरक्षक चारों तरफ फैल गए और उन्होंने उस पूरे इलाके को घेर लिया। वजीर मीर कासिम अपनी भारी रोबदार चाल से चलता हुआ मुल्ला की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन कांपती हुई महसूस हो रही थी। उसकी नजरें सीधे मुल्ला पर गड़ी थीं, जैसे एक बाज अपने शिकार को देख रहा हो। वो मुल्ला से कुछ ही कदमों की दूरी पर आकर रुक गया। बाजार में इतनी खामोशी थी कि एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। दूर दूर खड़े लोग अपनी सांसें रोके ये देख रहे थे कि अब क्या होगा। एक तरफ सल्तनत की पूरी ताकत, उसका अहंकार और उसका कानून था, और दूसरी तरफ एक निहत्था गरीब आदमी और उसका मरियल सा गधा। ये सिर्फ एक गधे का सौदा नहीं रह गया था, ये 2 दुनियाओं, 2 विचारधाराओं और 2 ताकतों का सीधा टकराव था। एक तरफ सत्ता का नशा था और दूसरी तरफ बुद्धि का आत्मविश्वास, और इस टकराव का नतीजा ये तय करने वाला था कि असली ताकत तलवार में होती है या दिमाग में। वजीर ने अपनी घूरती हुई नजरों से मुल्ला को देखा और अपनी सबसे भारी और सबसे क्रूर आवाज में, जो पूरे बाजार में गूंज उठी, गरजते हुए पूछा, ए गुस्ताख इंसान, ये क्या मजाक लगा रखा है? अब मंच तैयार था।
पात्र अपनी अपनी जगह पर थे और कहानी अपने उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां एक गलत शब्द मुल्ला की जान ले सकता था और एक सही शब्द उसे इतिहास में अमर बना सकता था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वजीर मीर कासिम की आवाज किसी वज्रपात की तरह बाजार के खामोश माहौल में गूंजी। उसकी आंखों में जलती ज्वाला और चेहरे पर क्रूरता का भाव ऐसा था कि पत्थर भी पिघल जाए। हवा में तैरता तनाव इतना घना हो गया था कि सांस लेना भी दूभर लग रहा था। दूर खड़ी भीड़ में फुसफसाहट का एक नया दौर शुरू हो गया। अब मुल्ला नहीं बचेगा, वजीर उसे कच्चा चबा जाएगा। सल्तनत की पूरी ताकत आज एक निहत्थे फकीर को कुचलने के लिए सड़क पर उतर आई थी। लेकिन इस भयानक दबाव के केंद्र में बैठा मुल्ला नसरुद्दीन अविचल था। उसने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में डर का लेश मात्र भी नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांत और गहरी चमक थी जैसी किसी तूफान से पहले समंदर में होती है। वो जानता था कि उसकी बिसात बिछ चुकी है और सबसे शक्तिशाली मोहरा अब उसके सामने खड़ा है। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा सौदा था, जहां दांव पर सिर्फ दौलत नहीं बल्कि उसकी जान और इज्जत भी लगी थी। वो धीरे धीरे अपनी जगह से उठा, अपने फटे पुराने कपड़ों की धूल झाड़ी और वजीर के सामने अदब से सिर झुकाकर 3 बार सलाम किया। उसका ये शांत और सम्मानपूर्ण आचरण वजीर के क्रोध की आग में घी डालने जैसा था। वजीर को उम्मीद थी कि मुल्ला उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा, लेकिन यहां तो पासा ही उल्टा था। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वजीर फिर गरजा। उसकी आवाज में अब अधीरता भी शामिल हो गई थी। ये क्या मजाक है? तेरी ये जुर्रत कैसे हुई कि तू भरे बाजार में सल्तनत के नियमों का मखौल उड़ाए? तूने इस मैले मरियल जानवर की कीमत 2 करोड़ रखकर बादशाह के बाजार और उसकी हुकूमत का अपमान किया है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? मुल्ला ने एक बार फिर सिर झुकाया और अत्यंत विनम्रता से लेकिन एक सधी हुई और स्पष्ट आवाज में बोलना शुरू किया, जो इतनी शांत थी कि उसे सुनने के लिए वजीर को भी अपने कान चौकन्ने करने पड़े। हुजूर आला, वजीर आजम, सल्तनत के स्तंभ, मुल्ला ने शब्दों में शहद घोलते हुए कहा, आपकी नाराजगी सूरज की उस गर्मी की तरह है जो मुरझाए हुए फूलों के लिए तो मौत है, लेकिन खिलते हुए कमलों के लिए जीवन। मैं तो एक अदना सा फकीर हूँ। भला मेरी क्या मजाल कि मैं बादशाह सलामत या आपकी शान में गुस्ताखी करूँ। मैंने किसी कानून का अपमान नहीं किया हुजूर। मैं तो बस अपनी चीज बेच रहा हूँ। कीमत तय करना मेरा हक है और उस कीमत को परख कर उसे खरीदना या ठुकरा देना ग्राहक की मर्जी और समझ है। मुल्ला के इस तर्कसंगत जवाब ने वजीर को एक पल के लिए निरुत्तर कर दिया। उसने क्रोध और अधिकार का वार किया था, जबकि मुल्ला ने तर्क और विनम्रता की ढाल सामने कर दी थी। वजीर को एहसास हुआ कि इसे धौंस पट्टी से चुप कराना आसान नहीं होगा। उसे इस दिमागी खेल में मुल्ला को मात देनी होगी। तेरी जबान तो कैंची की तरह चलती है मुल्ला, वजीर ने व्यंग्य से कहा, लेकिन जबान की चतुराई से पेट नहीं भरता। अब बिना बात घुमाए सीधा सीधा जवाब दे। इस गधे में ऐसी क्या खासियत है? इसमें कौन से हीरे मोती जड़े हैं जो तू इसकी कीमत 2 करोड़ मांग रहा है? अगर तूने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो मैं तेरी जबान खिंचवा लूंगा और तुझे इसी बाजार के चौराहे पर कोड़े लगवाऊंगा, ताकि कोई दूसरा ऐसी हिमाकत करने का सपना भी न देखे। ये एक सीधी धमकी थी। अब मुल्ला के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यही वो क्षण था जिसके लिए उसने ये सारा ताना बाना बुना था। अब उसे अपना ब्रह्मास्त्र चलाना था, एक ऐसा तीर जो तर्क और विज्ञान की हर दीवार को भेद कर सीधे इंसान के सबसे कमजोर हिस्से, उसके अहंकार और लालच पर जाकर लगे। मुल्ला एक पल के लिए खामोश हो गया। उसने अपनी नजरें वजीर सीर से हटाकर अपने गधे बुंदू पर टिका दी, जो इन सबसे बेखबर अपनी पूंछ से मक्खियां उड़ा रहा था। मुल्ला ने उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसकी गर्दन सहलाई। उसका ये नाटक भीड़ और वजीर के मन में उत्सुकता को और बढ़ा रहा था। फिर वो वजीर की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में अब एक रहस्यमयी चमक थी। उसने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा कर लिया, जैसे वो कोई बहुत बड़ा और गोपनीय राज खोलने जा रहा हो। आलीजाह, आपकी नाराजगी जायज है, उसने रहस्यमयी ढंग से कहना शुरू किया। पहली नजर में या शायद 100वीं नजर में भी ये आपको एक साधारण और शायद बदसूरत गधा ही लगेगा। इसकी कीमत इसकी शक्लो सूरत या इसकी ताकत में नहीं है। इसकी कीमत तो इसकी अक्ल में छिपी है। अक्ल
और एक गधे में? वजीर जोर से ठहाका मारकर हंसा। उसकी हंसी में सिर्फ मजाक नहीं बल्कि मुल्ला को नीचा दिखाने का भाव भी था। उसके सिपाही भी अपने मालिक की हंसी में शामिल हो गए। मुल्ला, लगता है गरीबी में तेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया है। जानवर कहीं अक्लमंद होते हैं। मुल्ला ने वजीर की हंसी खत्म होने का इंतजार किया। उसके चेहरे पर शांति बनी रही, जैसे इस प्रतिक्रिया की पहले से ही उम्मीद थी। नहीं जहांपनाह, आप मेरी बात की गहराई को नहीं समझे, मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया। ये कोई मामूली अक्ल नहीं है, ये गधा ये शायरी करता है। जैसे ही ये शब्द मुल्ला के मुंह से निकले, बाजार में छाया सन्नाटा एक सामूहिक आश्चर्य की ध्वनि में बदल गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वजीर की हंसी अचानक उसके गले में ही अटक गई। उसे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना है। उसके चेहरे के भाव ऐसे बदले जैसे किसी ने मीठे शरबत की जगह उसे करेले का रस पिला दिया हो। क्या क्या बकवास है? वजीर हकलाते हुए बोला। शायरी? जानवर शायरी कैसे कर सकता है? मुल्ला, तेरा दिमागी संतुलन वाकई खराब हो गया है। तू भरे बाजार में सल्तनत के वजीर से ऐसा बेहुदा मजाक कर रहा है। यही मुल्ला की योजना का केंद्र बिंदु था। उसने एक ऐसी बात कह दी थी जो इतनी अविश्वसनीय थी कि उसे तुरंत खारिज किया जा सकता था, लेकिन साथ ही इतनी आकर्षक और रहस्यमयी थी कि उसे बिना जांचे परखे छोड़ा भी नहीं जा सकता था। उसने तर्क की दुनिया से बाहर निकलकर कल्पना और अंधविश्वास की दुनिया में कदम रख दिया था। एक ऐसी दुनिया जहां वजीर का तर्क और कानून बेबस था। मुल्ला ने अपनी बात को और पुख्ता करते हुए कहा, हुजूर, मैं जानता हूं ये यकीन करने लायक बात नहीं है, इसीलिए तो मैं सुबह से यहां बैठा हूं, लेकिन कोई इसकी कीमत समझ ही नहीं पाया। ये गधा हर किसी के सामने, आम लोगों की भीड़ के सामने अपनी जबान नहीं खोलता। इसकी शायरी आम शायरी नहीं है जिसमें बस चांद तारों और फूलों की बातें हों। इसकी शायरी में तो सल्तनत के वो गहरे राज छिपे हैं, प्रशासन चलाने की वो नीतियां हैं, कूटनीति के वो दांव पेच हैं और दुश्मनों को धूल चटाने की वो तरकीबें हैं जो बड़े बड़े सलाहकार और ज्ञानी भी सालों की मेहनत के बाद नहीं सोच पाते। मुल्ला एक मंझे हुए अभिनेता की तरह अपनी भूमिका निभा रहा था। उसने वजीर के चारों ओर शब्दों का एक ऐसा किला बनाना शुरू कर दिया था जिसमें आक्रमण तो जा सकता था, लेकिन बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। वो एक कदम आगे बढ़ा और अपनी आवाज और भी धीमी कर ली ताकि सिर्फ वजीर और उसके करीबी अंगरक्षक ही उसे सुन सकें। ये गधा हर किसी से प्रेरित नहीं होता आलीजा, यह केवल उन महान और असाधारण रूप से बुद्धिमान लोगों के सामने ही अपना मुंह खोलता है जिनके कंधों पर सल्तनत का भविष्य टिका हो। यह केवल अपने मालिक की महानता से प्रेरणा लेता है। यह सिर्फ वजीर आला जैसे महान, दूरदर्शी और ज्ञानी व्यक्ति को ही अपनी सलाह देता है, वो भी शायरी के रूप में। इसकी शायरी में जहांपनाह पूरे 2 करोड़ की अकल है। आप इसे अपने अस्तबल में रख लीजिए और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको सल्तनत चलाने के लिए कभी किसी और इंसान, किसी और सलाहकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वजीर मीर कासिम के चेहरे पर हंसी या गुस्से की जगह गहरे सोच और संदेह के भाव तैर रहे थे। वो एक अहंकारी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महान, दूरदर्शी, ज्ञानी, ये वो शब्द थे जो उसे सुनने में सबसे ज्यादा पसंद थे। मुल्ला ने बड़ी चालाकी से गधे की खासियत को वजीर के अहंकार से जोड़ दिया था। वजीर के दिमाग में एक तूफान खड़ा हो गया। उसका तर्कशील मन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ये असंभव है, ये एक धोखा है, ये आदमी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन उसके मन का दूसरा कोना, जो लालच और महत्वाकांक्षा से भरा था, फुसफुसा रहा था, लेकिन अगर इसमें 1% भी सच्चाई हुई तो, अगर ये गधा सच में ऐसा कर सकता है तो मेरी ताकत असीम हो जाएगी। मैं बादशाह की नजरों में ईश्वर समान हो जाऊंगा। मेरे सारे दुश्मन मेरे कदमों में होंगे। सल्तनत का हर राज मेरी मुट्ठी में होगा। ये गधा नहीं, सत्ता की चाबी होगी। वो इस मानसिक कश्मकश में फंस गया। वो ना तो मुल्ला की बात पर पूरी तरह यकीन कर पा रहा था और न ही उसे पूरी तरह खारिज करने की हिम्मत जुटा पा रहा था। मुल्ला एक माहिर शिकारी की तरह अपने शिकार की मनोदशा को भांप रहा था। उसने देखा कि वजीर उसके फेंके हुए चारे को निगलने की सोच रहा है। अब उसने जाल को खींचने का फैसला किया।
लेकिन जहां पन्हा इसकी एक छोटी सी शर्त है। मुल्ला ने अपनी आवाज में और भी ज्यादा रहस्य भरते हुए कहा। क्या शर्त? वजीर ने उत्सुकता से पूछा। शर्त ये है कि ये गधा केवल उसी को अपनी शायरी सुनाता है जिसमें इसे पहचानने की काबिलियत हो। एक सच्चा बुद्धिमान, नेक नियत और योग्य शासक ही इसकी आवाज सुन सकता है और उसका अर्थ समझ सकता है। किसी मूर्ख, घमंडी या अयोग्य इंसान के लिए तो ये बस ढेंचू ढेंचू ही करेगा। उसे तो ये हमेशा एक साधारण जानवर ही नजर आएगा। ये मुल्ला का ब्रह्मास्त्र था, एक ऐसा अचूक वार जिसने वजीर को पूरी तरह से निहत्था कर दिया। मुल्ला ने बड़ी सफाई से गधे की परीक्षा को वजीर की अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता की परीक्षा बना दिया था। अब समीकरण पूरी तरह से बदल चुका था। मुल्ला ने अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने सीधे वजीर की आंखों में झांका और बोला, अब फैसला आपके हाथों में है वजीर साहब। विकल्प बहुत सीधे और सरल हैं। अगर आप इस गधे को इसकी मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेते हैं तो ये बात पूरी सल्तनत में बल्कि आसपास की सल्तनतों में भी आग की तरह फैल जाएगी कि हमारे वजीर आला इतने महान, इतने ज्ञानी और इतने काबिल हैं कि उनका गधा भी शायरी करके उन्हें सल्तनत चलाने की सलाह देता है। आपकी इज्जत और आपका रुतबा आसमान की बुलंदियों को छूने लगेगा। लोग आपको एक चमत्कारी शासक के रूप में देखेंगे। एक पल रुककर मुल्ला ने अपनी आवाज में एक चेतावनी का पुट शामिल किया, लेकिन उसने जोर देकर कहा, अगर आप इसे यहाँ यूं ही छोड़कर चले जाते हैं, इसे खरीदने से इनकार कर देते हैं, तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि वजीर आला में इतनी भी समझ, इतनी भी काबिलियत नहीं थी कि वो एक बोलने वाले चमत्कारी गधे को पहचान सकें। वे कहेंगे कि गधा तो अपनी शायरी सुनाने को तैयार था, पर वजीर साहब उस अनमोल तोहफे को समझने के लायक ही नहीं थे। आपके दुश्मन इस बात को हवा देंगे, आपकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाए जाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। मुल्ला खामोश हो गया। उसने अपना काम कर दिया था। उसने शब्दों का एक ऐसा जाल बुन दिया था, एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था जिसमें वजीर मीर कासिम बुरी तरह से फंस चुका था। ये सौदा अब गधे का नहीं रहा था। ये वजीर की इज्जत, उसके पद, उसकी साख और सबसे बढ़कर उसके विशालकाय अहंकार का सौदा बन गया था। अगर वो गधे को खरीदता है तो उसे 2 करोड़ की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और बाद में झूठ साबित होने पर मूर्ख बनने का खतरा उठाना होगा। और अगर वो गधे को नहीं खरीदता है तो वो उसी क्षण, उसी बाजार में हजारों लोगों के सामने एक अयोग्य और नासमझ शासक साबित हो जाएगा। मुल्ला ने उसे एक ऐसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से आगे कुआं था और पीछे खाई। वजीर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे पसीना आने लगा था। उसे लग रहा था जैसे वो दलदल में फंस गया है, जहां से निकलने की हर कोशिश उसे और भी ज्यादा अंदर धंसा रही है। सल्तनत का सबसे ताकतवर आदमी आज एक फकीर के शब्दों के जाल में एक असहाय कैदी की तरह खड़ा था। बाजार का हर शख्स, हर सिपाही, हर दरबारी सब सांस रोके उस चेहरे को देख रहे थे जिस पर हार साफ लिखी हुई थी। बाजार के उस चौराहे पर समय जैसे ठहर सा गया था। हवा में घुली धूल के कण भी मानो अपनी गति भूलकर वहीं स्थिर हो गए थे। सूरज सिर पर तप रहा था, लेकिन वजीर मीर कासिम को अपने माथे पर उभर आए पसीने की ठंडी बूंदों का एहसास हो रहा था। उसके चारों ओर उसके सशस्त्र अंगरक्षक, सल्तनत के सबसे खूंखार सिपाही खड़े थे, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो निहत्था और अकेला है। मुल्ला नसरुद्दीन के अंतिम शब्दों ने उसके चारों ओर एक अदृश्य पिंजरा बना दिया था, जिसकी सलाखें तर्क और अहंकार के द्वंद्व से बनी थीं। वो पत्थर मूर्त बना खड़ा था, लेकिन उसके दिमाग के अंदर विचारों का एक महासागर उफान पर था। लहरों की तरह उठते विचार उसके विवेक और अहंकार की चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो रहे थे। मुल्ला का बुना हुआ जाल इतना महीन और इतना मजबूत था कि उसे काटने वाला कोई औजार वजीर को सूझ नहीं रहा था। ये एक धोखा है, उसके दिमाग का एक हिस्सा चीख रहा था। एक सफेद झूठ, गधे कभी नहीं बोलते, कभी शायरी नहीं करते। ये आदमी, ये फकीर, ये मुल्ला, ये मुझे, सल्तनत के वजीर आला को पूरी दुनिया के सामने बेवकूफ बना रहा है। मुझे इसे इसी वक्त गिरफ्तार करने का हुक्म देना चाहिए। इसे जिंदा खाल उधड़वा देनी चाहिए ताकि कोई दूसरा ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत ना करे।
लेकिन जैसे ही ये खूंखार विचार उसके मन में आता, एक दूसरा उससे भी ज्यादा शक्तिशाली विचार उसे रोक देता। ये विचार उसके अहंकार का था, उसकी सार्वजनिक छवि का था। लेकिन अगर मैंने इसे गिरफ्तार किया, उसका दूसरा मन फुसफुसाता, तो लोग क्या कहेंगे? वे यही कहेंगे कि वजीर मुल्ला के सवालों का जवाब नहीं दे पाया, वो डर गया, वो अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए अपंग ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। मुल्ला ने तो अपनी शर्त रख दी है, गधा केवल काबिल इंसान के सामने बोलता है। अगर मैं उसे बिना परखे सजा देता हूं, तो ये मेरी काबिलियत पर हमेशा के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा देगा। मेरे दुश्मन, दरबार में बैठे मेरे विरोधी इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। वे बादशाह के कान भरेंगे कि देखिए जहांपनाह, आपका वजीर कितना नासमझ है कि एक चमत्कारी जानवर को पहचानने की जगह उसे सजा दे रहा है। नहीं, मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। उसने अपनी कांपती हुई नजरें भीड़ पर दौड़ाई। जो लोग कुछ देर पहले तक डर से कांप रहे थे, अब उनकी आंखों में डर की जगह उत्सुकता, मनोरंजन और एक छिपी हुई चुनौती का भाव था। वे अब सिर्फ दर्शक नहीं थे, वे इस मानसिक युद्ध के निर्णायक जज बन गए थे। उनकी खामोश निगाहें वजीर से पूछ रही थीं, क्या आप योग्य हैं वजीर साहब? क्या आप में इतनी काबिलियत है कि आप इस गधे की शायरी सुन सकें? वजीर को महसूस हुआ कि वो अब सिर्फ मुल्ला से नहीं, बल्कि इन हजारों आंखों से लड़ रहा है। ये लड़ाई अब सच और झूठ की नहीं रही थी, ये धारणा, परसेप्शन की लड़ाई बन गई थी। और इस खेल में मुल्ला उससे मीलों आगे था। उसने बड़ी चतुराई से इस पूरे मामले को अपनी विश्वसनीयता से हटाकर वजीर की विश्वसनीयता पर केंद्रित कर दिया था। अब वजीर के सामने क्या रास्ते बचे थे? पहला विकल्प, वो गधे को 2 करोड़ में खरीद ले। ये एक विनाशकारी कदम होता। सल्तनत का खजाना एक गधे पर लुटाना उसे बादशाह की नजरों में गिरा देता। और कल जब ये साबित होता कि गधा नहीं बोलता, तो वो इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख कहलाता। उसकी सारी इज्जत, सारा रुतबा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता। ये रास्ता सीधे बर्बादी की ओर जाता था। दूसरा विकल्प, वो मुल्ला को झूठा और धोखेबाज कहकर गिरफ्तार करवा दे। जैसा कि उसने पहले सोचा, ये कदम उसकी ताकत का प्रदर्शन तो करता, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता पर एक स्थायी धब्बा लगा देता। ये उसकी हार का सबसे बड़ा सबूत माना जाता। लोग कहते कि वजीर अपनी अयोग्यता को तलवार के पीछे छिपा रहा है। तीसरा विकल्प, वो गधे की परीक्षा लेने की मांग करे। वो कह सकता था, ठीक है मुल्ला, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। इसी वक्त सबके सामने इस गधे को कहो कि वो शायरी करे। अगर ये बोल तो मैं तुम्हें 2 करोड़ नहीं 4 करोड़ दूंगा, और अगर नहीं बोला तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये एक तार्किक कदम लगता था, लेकिन वजीर जानता था कि मुल्ला ने इसके लिए भी कोई काट सोच रखी होगी। मुल्ला ने पहले ही कह दिया था कि गधा भीड़ में आम लोगों के सामने नहीं बोलता, वो केवल अपने महान और काबिल मालिक को अकेले में सलाह देता है। अगर वजीर ये शर्त रखता तो मुल्ला बड़ी आसानी से कह देता, जहां पनाह, ये कोई बाजारू मदारी नहीं है जो सबके मनोरंजन के लिए अपना हुनर दिखाए। इसकी सलाह सल्तनत के गोपनीय राज हैं, उन्हें यूं सरेआम कैसे उजागर किया जा सकता है? और इस तरह मुल्ला गेंद वापस वजीर के पाले में फेंक देता, उसे और भी ज्यादा फंसा देता। वजीर को एहसास हुआ कि वो हर तरफ से घिर चुका है। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे एक बौद्धिक शहमात दे दी थी। वो जितना ज्यादा सोचता, उतना ही ज्यादा उलझता जाता। उसे पहली बार अपनी जिंदगी में अपनी सारी ताकत, अपनी सारी दौलत, अपनी सारी बुद्धि व्यर्थ लग रही थी। एक मामूली फकीर ने उसे उसी की बिसात पर हरा दिया था। काफी देर तक खामोशी छाई रही। सूरज की तपिश और बढ़ गई थी। वजीर के गले में कांटे चुभने लगे थे। उसे समझ आ गया था कि इस खेल में जीतना अब संभव नहीं है। अब सवाल जीत का नहीं, बल्कि इस हार को कम से कम नुकसान के साथ कैसे स्वीकार किया जाए इसका था। उसे अपनी इज्जत बचानी थी, अपना चेहरा बचाना था। उसे इस दलदल से बाहर निकलने के लिए बीच का कोई रास्ता निकालना था, एक ऐसा रास्ता जहां सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आखिरकार एक लंबी और तनावपूर्ण खामोशी के बाद वजीर ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे पर दोबारा नियंत्रण पाने की कोशिश की। उसने अपने सख्त चेहरे पर एक झूठी, सधी हुई मुस्कान लाने का प्रयास किया, जैसी मुस्कान एक माहिर शतरंज का खिलाड़ी अपनी हार स्वीकार करते हुए लाता है।
उसने अपनी नजरें मुल्ला पर जमाई और एक मंझे हुए राजनेता की तरह अपनी आवाज में बनावटी बड़प्पन घोलते हुए बोला, मुल्ला, मैं तुम्हारी और तुम्हारे इस गधे की काबिलियत को मानता हूँ। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है और तुम्हारी बातों में वजन। ये सुनते ही मुल्ला मन ही मन मुस्कुराया। वो जानता था कि वजीर अब हार स्वीकार करने की भूमिका बना रहा है। उसने पहला कदम उठा लिया था। उसने गधे की काबिलियत को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था। अब वो मुल्ला की बनाई कहानी से मुकर नहीं सकता था। वजीर ने अपनी बात आगे बढ़ाई, बड़ी चालाकी से अपनी हार को अपनी महानता के लबादे में छिपाने की कोशिश करते हुए। निसंदेह यह एक चमत्कारी और नायाब प्राणी है। इसकी सलाह सल्तनत के लिए यकीनन बहुत कीमती और अनमोल हो सकती है। यह कहकर उसने एक पल का विराम लिया, जैसे वो अपनी अगली बात के लिए शब्द तौल रहा हो। लेकिन, और इस लेकिन पर उसने बहुत जोर दिया, इस वक्त सल्तनत का खजाना कुछ ज्यादा जरूरी कामों में लगा है। हमें सरहदों को मजबूत करना है, नई सड़कें बनवानी हैं, गरीबों के लिए लंगर खुलवाने हैं। ऐसे में 2 करोड़ की रकम एक गधे पर खर्च करना, चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, मेरी प्रजा के साथ अन्याय होगा। एक अच्छा शासक अपनी प्रजा की जरूरतों को अपनी सल्तनत की शानो शौकत से ऊपर रखता है। यह एक शानदार बचाव था। वजीर ने अपनी असमर्थता को अपनी प्रजा भक्ति और अपनी जिम्मेदारी के रूप में पेश कर दिया था। उसने यह दर्शाया ने की कोशिश की कि वो कीमत चुका नहीं सकता। ऐसा नहीं है, बल्कि वो कीमत चुकाना नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए उसकी प्रजा ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने अपनी चाल को और मजबूत करते हुए कहा, और सच कहूं तो मुल्ला, मुझे ऐसे किसी सलाहकार की जरूरत भी नहीं है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। बादशाह सलामत ने मुझे वजीर का ये आला पद इसलिए सौंपा है क्योंकि उन्हें मेरी अपनी काबिलियत, मेरी अपनी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। अगर मैं किसी जानवर की सलाह पर सल्तनत चलाने लगूं तो ये बादशाह के भरोसे का अपमान होगा। मुझे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। ये कहकर वजीर ने अपनी जीत का एक झूठा ऐलान कर दिया। उसने ये जताने की कोशिश की कि वो इतना महान और आत्मनिर्भर है कि उसे किसी चमत्कारी गधे की भी जरूरत नहीं है। उसने मुल्ला के फेंके हुए जाल को पकड़कर उसे अपनी महानता का ताज बनाने का प्रयास किया। भीड़ में कुछ लोग जो वजीर के समर्थक थे, दबी जुबान में वाह वाह करने लगे। उन्हें लगा कि वजीर ने क्या खूब जवाब दिया है। वजीर को लगा कि उसने पासा पलट दिया है, उसने अपनी इज्जत बचा ली है और अब वो यहाँ से विजेता की तरह जा सकता है। वो गर्व से अपनी छाती फुलाकर अपने घोड़े की तरफ मुड़ने ही वाला था कि मुल्ला की शांत आवाज ने उसके कदमों को जंजीरों की तरह जकड़ लिया। आलीजाह, आपकी महानता और प्रजा भक्ति पर भला कौन शक कर सकता है? मुल्ला ने जमीन तक झुककर सलाम करते हुए कहा, आपने आज ये साबित कर दिया कि आपकी नजर में सल्तनत की भलाई ही सर्वोपरि है, और आपने ये भी साबित कर दिया कि आप इस गधे की असली कीमत और इसकी काबिलियत को पहचानते हैं। आपने इसकी कीमत न चुकाकर भी इसकी कीमत अदा कर दी है। मुल्ला के इन शब्दों ने वजीर को फिर से असहज कर दिया। मुल्ला उसकी झूठी तारीफ करके उसे और भी ज्यादा बांध रहा था। मुल्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अब उसकी आवाज में एक मासूमियत और गरीबी की लाचारी का पुट था। लेकिन मैं तो एक गरीब और नाचीज आदमी हूं जहांपनाह। मैं इस गधे को बाजार में इसलिए लाया था ताकि इसकी सही कद्र करने वाला इसे ले जाए और मुझे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। अब जब आपने, सल्तनत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने, इसकी काबिलियत पर अपनी मोहर लगा दी है, तो इसे यूं ही यहाँ छोड़कर चले जाएं। आना इसकी और मेरी दोनों की तौहीन होगी। लोग कहेंगे कि वजीर ने काबिलियत तो पहचान ली, लेकिन उस काबिलियत का कोई मान नहीं रखा। वजीर फिर से फंस गया। मुल्ला ने उसे उसी के बुने हुए जाल में एक बार फिर उलझा दिया था। अगर वजीर अब बिना कुछ दिए चला जाता तो ये उसकी प्रजा भक्ति नहीं, बल्कि उसकी कंजूसी या अक्षमता मानी जाती। उसने गधे की काबिलियत को मान लिया था। अब उसे उस मान को साबित करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। अपनी बात को वजन देने के लिए उसे कीमत चुकानी ही पड़ती, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। वजीर ने गुस्से से मुल्ला को घूरा। वो समझ गया कि ये आदमी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। ये फकीर उससे अपने सम्मान की कीमत वसूल करके ही मानेगा। वजीर ने एक गहरी हारी हुई सांस ली।
उसने अपने मुनीम को, जो डर के मारे पीछे खड़ा कांप रहा था, हाथ से इशारा किया। मुनीम दौड़ता हुआ आगे आया। मुल्ला वजीर ने अपनी आवाज में जितना हो सके उतनी गंभीरता लाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हारी और तुम्हारे इस नायाब जानवर की तुम्हारी नजर में जो कद्र है उसकी दाद देता हूं। मैं इस खरीद तो नहीं रहा, क्योंकि जैसा मैंने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी पारखी नजर और तुम्हारी ईमानदारी का इनाम तुम्हें जरूर दूंगा। उसने अपने मुनीम को हुक्म दिया, हमारे खजाने से सोने की 100 मोहरें निकालकर इस आदमी को दे दो। मुनीम ने फौरन अपनी कमर में बंधी एक भारी थैली खोली और उसमें से सोने के चमकते सिक्के गिनकर एक छोटी थैली में भरने लगा। वजीर ने अपनी बात खत्म की, ये लो सोने की 100 मोहरें, ये तुम्हारे गधे की कीमत नहीं, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। अब इस गधे को यहां से ले जाओ और इसे किसी ऐसे सुल्तान को बेचना जिसे अपनी सल्तनत चलाने के लिए सलाहकारों की जरूरत पड़ती हो। यह वजीर की अंतिम चाल थी। उसने 2 करोड़ तो नहीं दिए, लेकिन 100 सोने की मोहरें, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी, देकर उसने एक साथ कई निशाने साधे। पहला, उसने ये साबित कर दिया कि वो कंजूस नहीं है और काबिलियत की कद्र करता है। दूसरा, उसने मुल्ला का मुंह बंद कर दिया, ये एक तरह की रिश्वत थी। तीसरा, उसने अपनी हार को एक इनाम या दान का रूप देकर अपनी इज्जत बचाने की आखिरी कोशिश की। मुनीम ने सोने की मोहरों से भरी थैली मुल्ला की ओर बढ़ाई। मुल्ला ने उसे लेने से पहले एक बार फिर वजीर को अदब से सलाम किया। उसने थैली अपने हाथों में ली। सिक्कों की खनक उस खामोश बाजार में दूर तक सुनाई दी। मुल्ला ने 2 करोड़ का गधा नहीं बेचा था, लेकिन उसे वो मिल गया था जिसकी उसे और उसके परिवार को असल में जरूरत थी। उसने न सिर्फ अपनी गरीबी दूर करने का साधन जुटा लिया था, बल्कि सल्तनत के सबसे शक्तिशाली और अहंकारी व्यक्ति को भरे बाजार में हजारों लोगों के सामने अपनी बुद्धि से मात दे दी थी। और ये सब उसने बिना किसी का सीधे तौर पर अपमान किए, बिना कोई कानून तोड़े, सिर्फ शब्दों और मनोविज्ञान के खेल से हासिल किया था। वजीर मीर कासिम अब एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहता था। ये जगह, ये भीड़, ये मुल्ला, ये गधा, सब उसे काट खाने को दौड़ रहे थे। वो तेजी से पीछे मुड़ा, लगभग दौड़ते हुए अपने घोड़े पर सवार हुआ और बिना किसी को देखे, बिना कोई हुक्म दिए, उसने अपने घोड़े को एड़ लगा दी। उसका काफिला, उसके हक्के बक्के सिपाही सब हड़बड़ी में उसके पीछे पीछे भागे। उनके जाने के बाद बाजार में जो मौत का सन्नाटा छाया हुआ था, वो अचानक एक जोरदार शोर में बदल गया। लेकिन ये डर का शोर नहीं था, ये खुशी का, आश्चर्य का और प्रशंसा का शोर था। लोग अपनी दुकानों से, अपने घरों से बाहर निकल आए और मुल्ला नसरुद्दीन को घेर लिया। वे तालियां बजा रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे। वाह मुल्ला जी वाह, मान गए आपकी अक्ल को। आपने तो अहंकारी वजीर को धूल चटा दी। आज साबित हो गया कि अक्ल बड़ी या भैंस। लोग उसे किसी विजेता नायक की तरह देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक साधारण गरीब आदमी ने सिर्फ अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के बल पर सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत को झुका दिया था। ये उनकी अपनी जीत थी, एक आम आदमी की जीत। मुल्ला ने उन्हें उम्मीद दी थी कि सच्चाई और बुद्धि के आगे बड़ी से बड़ी सत्ता भी असहाय हो सकती है। मुल्ला नसरुद्दीन सोने की मोहरों की थैली अपनी कमर में बांधे भीड़ की प्रशंसा के बीच शांत खड़ा था। उसकी नजर अपने गधे बुंदू पर थी, जो इन सब से बेखबर पेड़ के नीचे पड़े कुछ सूखे पत्ते चबाने की कोशिश कर रहा था। मुल्ला मुस्कुराया। उसने दुनिया को यह समझा दिया था, सही कीमत हमेशा चीज की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि उसे खरीदने वाले की जरूरत, उसकी कमजोरी और बाजार की बनाई गई धारणा पर निर्भर करती है। असली मूल्य बेचने वाले की समझदारी में था और आज उसने ये साबित कर दिया था। भाग 5, बाजार का सबक और बुद्धिमत्ता की असली कीमत। वजीर मीर कासिम और उसका काफिला जैसे ही बाजार की गलियों में ओझल हुआ, ऐसा लगा मानो किसी ने एक भारी बोझिल चादर को हवा से हटा दिया हो। वो तनावपूर्ण खामोशी जो पल पल मौत की आहट दे रही थी, अब एक उन्मुक्त उत्सव के शोर में बदल चुकी थी। जो लोग डर के मारे अपनी दुकानों और घरों में दुबके हुए थे, वे अब बाहर निकल आए थे। उनकी आंखों में अब खौफ नहीं, बल्कि आश्चर्य, प्रशंसा और एक गहरी संतुष्टि का भाव था।
आज उन्होंने जो देखा था वो किसी रोजमर्रा की घटना से कहीं बढ़कर था। ये एक जीवित किंवदंती का जन्म था। उन्होंने देखा था कि कैसे एक अकेला निहत्था आदमी जिसके पास फटे कपड़ों और एक मरियल गधे के सिवा कुछ नहीं था, उसने सल्तनत की सबसे शक्तिशाली शख्सियतों में से एक को सिर्फ अपने शब्दों के बल पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ये डेविड और गोलियत की कहानी का एक नया संस्करण था जो उनकी अपनी आंखों के सामने उनके अपने बाजार में घटित हुआ था। मुल्ला नसरुद्दीन उस भीड़ के केंद्र में खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर जीत का कोई अहंकार नहीं था। वो शांत थे, लगभग वैसे ही जैसे वो सुबह थे। उन्होंने सोने की मोहरों से भरी थैली को अपनी कमर में सावधानी से बांधा, अपने गधे बुंदू के पास गए और उसके गले से वो ऐतिहासिक तख्ता उतारा जिस पर कीमत 2 करोड़ रुपए लिखा था। उन्होंने उस तख्ते को ऐसे देखा जैसे कोई कलाकार अपनी उत्कृष्ट कृति को देख रहा हो। ये लकड़ी का एक साधारण टुकड़ा नहीं था, ये उनकी बुद्धि का प्रतीक था, उनकी विजय का प्रमाण था। लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। हर कोई उनसे बात करना चाहता था, उन्हें बधाई देना चाहता था, उस रहस्य को समझना चाहता था जिसने वजीर जैसे चालाक और क्रूर व्यक्ति को भी मात दे दी। एक युवा व्यापारी जिसका नाम आरिफ था और जो ये पूरा घटनाक्रम शुरू से बड़े ध्यान से देख रहा था, हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसकी आंखों में मुल्ला के लिए असीम सम्मान था। मुल्ला जी, आज आपने हमें जो सिखाया है वो बड़े मदरसों और व्यापारिक घरानों में भी नहीं सिखाया जाता, उसने कहा। उसकी आवाज में श्रद्धा थी। हम तो यही सीखते आए थे कि किसी चीज की कीमत उसकी गुणवत्ता, उसकी लागत और बाजार की मांग पर निर्भर करती है, लेकिन आपने आज सारे समीकरण बदल दिए। आपने ये साबित कर दिया कि चीज की कीमत उसकी कहानी में, उसे बेचने की कला में और खरीदार के मनोविज्ञान को समझने में होती है। मुल्ला ने आरिफ की ओर देखकर एक हल्की सी गहरी मुस्कान दी। तुमने आधा ही सच समझा है नौजवान, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में ऐसी शांति थी कि आसपास का शोर भी कम लगने लगा। बेचने की कला जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ सतह है। असली सबक इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वहां मौजूद हर शख्स कान लगाकर सुनने लगा, जैसे कोई गुरु अपने शिष्यों को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हो। मैंने गधे की कीमत नहीं लगाई थी, मुल्ला ने समझाया, मैंने वजीर के अहंकार की कीमत लगाई थी। अगर मैं इसी गधे को किसी किसान को बेचने जाता तो शायद वो मुझे चारे के कुछ गट्ठर से ज्यादा न देता, क्योंकि उसकी जरूरत सिर्फ बोझा ढोने की थी। अगर मैं इसे किसी धोबी को बेचता तो वो कपड़ों की धुलाई के हिसाब से इसकी कीमत लगाता। लेकिन मैंने अपना ग्राहक किसे चुना? मैंने सल्तनत के सबसे अमीर और सबसे अहंकारी व्यक्ति को अपना ग्राहक बनाया। मैं जानता था कि वजीर को गधे की जरूरत नहीं है, उसे अपनी महानता और बुद्धिमत्ता को साबित करने की जरूरत है। मेरा उत्पाद गधा नहीं था, मेरा उत्पाद सम्मान और अहंकार की पुष्टि था। उन्होंने आगे विस्तार से बताया, बाजार सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं है, ये इंसानी भावनाओं, जरूरतों, असुरक्षाओं और कमजोरियों का एक विशाल खेल है। जो इंसान अपने ग्राहक की उस गहरी अनकही जरूरत को समझ जाता है जिसे वो खुद भी नहीं जानता, वही सफल सौदागर बनता है। सेठ हीराचंद की जरूरत दौलत कमाना थी, इसलिए वो मेरी बात नहीं समझ सका, लेकिन वजीर की जरूरत अपनी सत्ता और अपनी छवि को बनाए रखना था। उसकी दुखती रग उसका अहंकार था और मैंने बस उसी पर चोट की। मैंने उसे एक ऐसा आईना दिखाया जिसमें उसे या तो अपनी महानता की छवि दिखती या अपनी अयोग्यता की। उसने अपनी छवि बचाने के लिए 100 सोने की मोहरें खुशी खुशी दे दी। ये कीमत गधे की नहीं, उसके अपने अहंकार को बचाने की थी। मुल्ला के इन शब्दों ने वहां खड़े लोगों के दिमाग के ताले खोल दिए। उन्हें अब पूरी तस्वीर साफ नजर आ रही थी। ये कोई जादू नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था, ये शुद्ध मनोविज्ञान, रणनीति और इंसानी स्वभाव की गहरी समझ का नतीजा था। उन्होंने ये भी सिखाया था कि धारणा, परसेप्शन ही हकीकत है। उन्होंने एक साधारण गधे के चारों ओर एक ऐसी कहानी बुनी, एक ऐसा आभा मंडल बनाया जिसने उसे अनमोल बना दिया। लोग वही देखते और मानते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। घर वापसी और जीवन में बदलाव।
जब मुल्ला अपनी जीत का ज्ञान भीड़ के साथ साझा कर रहे थे तो बाजार में ये खबर जंगल की आग से भी तेजी से फैल चुकी थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर बस शायरी करने वाले गधे और मुल्ला की चतुराई के किस्से सुनाई जा रहे थे। कुछ लोग तो अब ये भी मानने लगे थे कि गधा सच में चमत्कारी है और मुल्ला ने उसे वजीर को ना बेचकर सल्तनत का बड़ा नुकसान कर दिया है। मुल्ला एक ही दिन में एक गुमनाम फकीर से एक लोकनायक, फोक हीरो बन गए थे। आखिरकार जब शाम ढलने लगी तो मुल्ला ने भीड़ से विदा ली। वो अपने गधे बुंदू की रस्सी पकड़कर अपने घर की ओर चल पड़े। अब रास्ते में कोई उन पर हंस नहीं रहा था, कोई फप्तियां नहीं कस रहा था। लोग अदब से रास्ता छोड़ रहे थे, सिर झुकाकर सलाम कर रहे थे। बच्चों की आंखों में उनके लिए शरारत की जगह अब आश्चर्य और सम्मान था। जब वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी दरवाजे पर ही बेचैनी से उनका इंतजार कर रही थी। दिन भर उस तक भी बाजार की तरह तरह की खबरें पहुंच रही थीं। कभी कोई कहता कि मुल्ला पागल हो गया है तो कोई कहता कि वजीर ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो बेचारी डर और चिंता के मारे अधमरी हो चुकी थी। मुल्ला को सही सलामत और शांत भाव से आता देखकर उसकी जान में जान आई। अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं। वो दौड़कर उनके पास आई। मैं तो बहुत डर गई थी, लोग कह रहे थे कि वजीर साहब बहुत गुस्से में थे। मुल्ला ने मुस्कुराकर उसकी चिंता को शांत किया। जब इरादे नेक हों और अक्ल साथ हो तो बड़े से बड़ा वजीर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने अपनी कमर में बंधी सोने की मोहरों की भारी थैली खोली और उसे अपनी पत्नी के हाथों में रख दिया। ये क्या है? पत्नी ने कांपते हाथों से थैली को खोला। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्कों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में एक साथ इतने सिक्के तो क्या, एक सिक्का भी ठीक से नहीं देखा था। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही है। ये सब कहां से आया? क्या आपने कोई चोरी की है? मुल्ला जोर से हंसे। नहीं मेरी भोली बेगम, ये चोरी का नहीं, मेरी अक्ल का इनाम है। ये हमारे गधे बुंदू की कीमत है। गधे की कीमत? क्या आपने बुंदू को बेच दिया? पत्नी की आवाज में दुख था। बेचा भी और नहीं भी, मुल्ला ने रहस्यमयी ढंग से कहा। फिर उन्होंने उसे दिन भर की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक विस्तार से सुनाई। कैसे उन्होंने तख्ता बनाया, कैसे बाजार में हंसी का पात्र बने, कैसे सेठ हीराचंद को निरुत्तर किया और कैसे वजीर को अपने ही बुने जाल में फंसाकर अपनी इज्जत बचाने के लिए कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। कहानी सुनकर उनकी पत्नी कभी हंसती, कभी हैरान होती। उसे अपने पति पर गर्व महसूस हो रहा था। उसे आज समझ आया कि जिस इंसान का वो कभी-कभी उसकी अजीब हरकतों के लिए नासमझ समझती थी, वो वास्तव में कितना बड़ा ज्ञानी और पारखी है। उस रात कई महीनों के बाद मुल्ला के घर में चूल्हा जला। बच्चों ने भरपेट खाना खाया। घर में घी के दिए जले, जिनकी रोशनी झोपड़ी की दीवारों से छनकर बाहर आ रही थी, मानो वे दुनिया को अपनी गरीबी के अंत का ऐलान कर रहे हों। मुल्ला ने 100 मोहरों में से कुछ से घर का जरूरी सामान खरीदा, कुछ से अपने और अपने परिवार के लिए नए कपड़े और बाकी की रकम को भविष्य के लिए सुरक्षित रख दिया। उन्होंने एक छोटा सा नया घर भी खरीद लिया जो उनकी झोपड़ी से कहीं बेहतर था। लेकिन दौलत आने के बाद भी मुल्ला बदले नहीं। वो पहले की ही तरह सादा जीवन जीते रहे। हाँ, अब उनके चेहरे पर आर्थिक तंगी की चिंता नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और आत्मविश्वास था। कहानी का दूरगामी प्रभाव। 2 करोड़ के गधे की कहानी सिर्फ एक दिन का किस्सा बनकर नहीं रह गई। ये एक कहावत बन गई, एक मुहावरा बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। बाजार पर प्रभाव। शहर के व्यापारियों और सौदागरों के लिए ये घटना एक बहुत बड़ा सबक थी। उन्होंने सीखा कि व्यापार सिर्फ गणित नहीं, बल्कि मनोविज्ञान भी है। उन्होंने ग्राहक की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझना शुरू किया। कई युवा व्यापारियों ने मुल्ला को अपना गुरु मान लिया और अक्सर उनसे सलाह लेने आने लगे। बाजार में अब सिर्फ चीज की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि उसकी ब्रांडिंग, उसकी कहानी और उसकी प्रस्तुति पर भी ध्यान दिया जाने लगा। वजीर मीर कासिम पर प्रभाव। वजीर मीर कासिम के लिए ये घटना जीवन भर का एक नासूर बन गई। हालांकि उसने सार्वजनिक रूप से अपनी हार कभी स्वीकार नहीं की, लेकिन बाजार में मिली वो जिल्लत उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी।
दरबार में उसके विरोधी अब दबी जबान में उसका मजाक उड़ाते थे। शायरी करने वाले गधे का जिक्र आते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता था। इस घटना ने उसके अहंकार को एक ऐसी चोट पहुंचाई थी जो कभी नहीं भर सकी। उसकी क्रूरता और बढ़ गई, लेकिन लोगों के दिलों में उसका खौफ पहले से कुछ कम हो गया था, क्योंकि अब वे जानते थे कि इस शक्तिशाली व्यक्ति को भी झुकाया जा सकता है। आम जनता पर प्रभाव। आम जनता के लिए मुल्ला नसरुद्दीन एक नायक, एक उम्मीद की किरण बन गए थे। वो इस बात का प्रतीक बन गए थे कि बुद्धि और साहस के आगे बड़ी से बड़ी सत्ता भी कमजोर पड़ जाती है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आने लगे और मुल्ला अपनी अनोखी और हास्यपूर्ण शैली में उनकी मदद करते। और मुल्ला और बुंदू और मुल्ला नसरुद्दीन वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम और इज्जत के साथ जिए। वो अब गरीब नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी दौलत का दिखावा नहीं किया। वो लोगों के बीच पहले की ही तरह घुलते मिलते, हंसते हंसाते और अपनी कहानियों से उन्हें जीवन के गहरे सबक सिखाते रहे। और उनका गधा बुंदू, वो इतिहास का सबसे प्रसिद्ध गधा बन गया। वो मुल्ला के नए घर के आंगन में आराम से घास चरता, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वो एक ऐसी कहानी का केंद्र बिंदु था जिसने एक शहर की सोच बदल दी थी। उसने कभी शायरी नहीं की, लेकिन उसकी खामोशी ने दुनिया को बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। वो इस बात का जीवंत प्रमाण था कि किसी चीज का मूल्य उसमें नहीं होता, बल्कि उसे देखने वाली आंखों में और उसे प्रस्तुत करने वाले के दिमाग में होता है। अंतिम सबक। मुल्ला नसरुद्दीन की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी बुद्धि है। परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, अगर हम अपनी सोच, अपनी रचनात्मकता और अपने आत्मविश्वास का सही इस्तेमाल करें तो हम किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि अपनी कीमत पहचानो। दुनिया आपको उतना ही महत्व देगी जितना आप खुद को देंगे। कभी भी अपनी काबिलियत को कम मत आंको, क्योंकि क्या पता आपके अंदर भी एक 2 करोड़ का गधा छिपा हो। जरूरत बस उसे सही खरीदार के सामने पेश करने की है। असली मूल्य बेचने वाले की समझदारी में था, और मुल्ला से बड़ा समझदार सौदागर शायद ही कोई दूसरा था। उसने सिर्फ 100 मोहरें नहीं कमाई थी, उसने लोगों के दिलों में इज्जत कमाई थी और इतिहास के पन्नों में अपनी बुद्धिमत्ता का एक ऐसा अध्याय लिख दिया था जिसे आने वाली सदियां भी कभी नहीं भूल पाएंगी। भाग 5। बाजार का सबक, बुद्धिमत्ता की असली कीमत और एक किंवदंती का जन्म। जैसे ही वजीर मीर कासिम का काफिला बाजार की धूल में विलीन हुआ, ऐसा लगा मानो किसी ने एक तनावपूर्ण नाटक के भारी मखमली पर्दे को गिरा दिया हो। वो खौफनाक सन्नाटा जो कुछ पल पहले तक हर दिल पर बोझ बना हुआ था, एक अकल्पनीय और उन्मुक्त उत्सव के महासागर में टूट गया। जो लोग अपनी दुकानों, छज्जों और घरों के अंधेरे कोनों में डर से दुबके हुए थे, वे अब नदियों की तरह उमड़कर उस चौराहे की ओर बहने लगे जो अभी अभी इतिहास की एक असाधारण लड़ाई का गवाह बना था। उनकी आंखों में अब खौफ की परछाई तक नहीं थी। उसकी जगह आश्चर्य, प्रशंसा, श्रद्धा और एक गहरी आत्मीय संतुष्टि की चमक थी। आज उन्होंने जो देखा था वो महज एक चालाक आदमी की जीत नहीं थी, ये उनकी अपनी जीत थी। ये हर उस आम आदमी की जीत थी जो हर रोज सत्ता के अहंकार, अमीरों के तिरस्कार और व्यवस्था के दबाव के नीचे अपनी जिंदगी जीता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने उन्हें एक आवाज दी थी, एक उम्मीद दी थी कि बुद्धि और साहस के सामने सबसे ताकतवर दीवारें भी रेत की साबित हो सकती हैं। इस उत्सव के केंद्र में मुल्ला नसरुद्दीन किसी विजयी सेनापति की तरह खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर जीत के अहंकार की लकीर तक नहीं थी। वो शांत थे, वैसे ही शांत जैसे सुबह अपनी झोपड़ी के बाहर अपने भूखे गधे को देखते हुए थे। उनकी शांति उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने अपनी कमर में बंधी सोने की मोहरों की भारी थैली को महसूस किया। उसकी खनक और वजन वास्तविक था, लेकिन मुल्ला जानते थे कि आज उन्होंने जो कमाया है वो इन सिक्कों से कहीं ज्यादा कीमती है। उन्होंने धीरे से अपने गधे बुंदू की ओर कदम बढ़ाए और उसके गले में लटके उस ऐतिहासिक तख्ते को खोला, जिस पर कोयले से लिखे शब्द कीमत 2 करोड़ रुपए अब हल्के पड़ने लगे थे। उन्होंने उस तख्ते को अपने हाथों में ऐसे थामा जैसे कोई कलाकार अपनी सबसे अनमोल कृति को थामता है। ये महज लकड़ी का एक टुकड़ा और कुछ धुंधले अक्षर नहीं थे, ये एक विचार का भौतिक रूप था, एक रणनीति का प्रतीक था, एक ऐसी चाबी थी जिसने अहंकार के सबसे मजबूत ताले को खोल दिया था। भीड़ अब उन्हें चारों ओर से घेर चुकी थी। हर कोई उनसे बात करना चाहता था।
उन्हें छूकर देखना चाहता था, उस रहस्य के स्रोत को समझना चाहता था जिसने वजीर जैसे चालाक और क्रूर व्यक्ति को भी पानी भरने पर मजबूर कर दिया। ज्ञान का प्रसार, बाजार का मदरसा। एक युवा व्यापारी जिसका नाम आरिफ था और जो सुबह से इस पूरे घटनाक्रम का साक्षी रहा था, भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसकी आंखों में मुल्ला के लिए असीम सम्मान और सीखने की गहरी प्यास थी। मुल्ला जी, आज आपने हम सबको जो सिखाया है वो दुनिया के किसी मदरसे या व्यापारिक घराने की किताबों में नहीं मिल सकता। उसने श्रद्धा से भरी आवाज में कहा, हम तो बस लागत, मुनाफा और मांग आपूर्ति के गणित में ही उलझे रहते हैं, लेकिन आपने आज हमें व्यापार का असली मनोविज्ञान सिखाया है। आपने साबित कर दिया कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसमें नहीं होती, बल्कि उसकी कहानी में, उसे बेचने की कला में और खरीदार के दिल और दिमाग को समझने में होती है। मुल्ला ने आरिफ के कंधे पर हाथ रखा और एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान दी, जिसने उस युवा व्यापारी के दिल में और भी गहरे सवाल पैदा कर दिए। तुम सच के काफी करीब हो नौजवान, उन्होंने कहा, और उनकी शांत आवाज में ऐसी शक्ति थी कि आसपास का कोलाहल भी थम सा गया। लेकिन ये अभी भी आधा ही सच है। बेचने की कल, चाह तो बस एक औजार है। असली सबक तो ये है कि तुम उस औजार का इस्तेमाल किस पर और कैसे करते हो। वहां मौजूद हर शख्स, चाहे वो एक मामूली सब्जी वाला हो या एक अमीर कपड़ा व्यापारी, कान लगाकर सुनने लगा, जैसे कोई गुरु अपने शिष्यों को जीवन का सबसे बड़ा और गुप्त रहस्य बताने जा रहा हो। मैंने गधे की कीमत नहीं लगाई थी, मुल्ला ने अपनी बात की सबसे गहरी परत को खोलते हुए समझाया। मैंने वजीर के अहंकार की कीमत लगाई थी। अगर मैं इसी गधे को किसी मेहनती किसान को बेचने की कोशिश करता, तो वो इसकी टांगों की मजबूती, इसकी पीठ की चौड़ाई और इसकी उम्र देखता, और शायद चारे के कुछ गट्ठरों या अनाज की कुछ बोरियों के बदले इसे खरीदता, क्योंकि उसकी जरूरत सिर्फ बोझा ढोने की थी। अगर मैं इसे किसी बारात वाले को बेचता, तो वो इसका रंग रूप देखता और शायद कुछ चांदी के सिक्के दे देता। हर ग्राहक अपनी जरूरत की खिड़की से दुनिया को देखता है। मैंने अपना ग्राहक बहुत सोच समझ कर चुना। मुल्ला ने अपनी रणनीति का खुलासा किया। मैंने सल्तनत के सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली और सबसे अहंकारी व्यक्ति को अपना निशाना बनाया। मैं जानता था कि वजीर को एक गधे की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। उसे जरूरत थी अपनी महानता, अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और अपनी सर्वोच्च सत्ता को बार बार साबित करने की। मेरा उत्पाद गधा नहीं था, मेरा असली उत्पाद था अहंकार की पुष्टि, ईगो वैलिडेशन। मैंने एक ऐसी कहानी रची जो सीधे उसकी इसी गहरी भूख को संबोधित करती थी। उन्होंने आगे विस्तार से बताया, बाजार सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं है, ये इंसानी भावनाओं, जरूरतों, असुरक्षाओं और कमजोरियों का एक विशाल और जटिल खेल का मैदान है। जो इंसान अपने ग्राहक की उस गहरी, अनकही जरूरत को पकड़ लेता है, जिसे शायद वो ग्राहक खुद भी नहीं पहचानता, वही सच्चा और सफल सौदागर बनता है। सेठ हीराचंद की सबसे बड़ी जरूरत और कमजोरी उसका लालच था, इसलिए वो मेरी पेशकश को पागलपन समझकर चला गया। लेकिन वजीर की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। मैंने बस उसी दुखती रग पर उंगली रखी। मैंने उसे एक जादुई आईना दिखाया। मुल्ला की आंखों में एक शरारती चमक उभरी। एक ऐसा आईना जिसमें उसे या तो अपनी महानता की वो छवि दिखती जिसे वो दुनिया को दिखाना चाहता था, या फिर अपनी अयोग्यता की वो सच्चाई जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। मैंने उसे विकल्प नहीं दिए, मैंने उसे एक मजबूरी दी। अपनी छवि बचाने के लिए, अपनी महानता के भ्रम को जिंदा रखने के लिए उसने 100 सोने की मोहरें दे दी। ये कीमत उस गधे की नहीं थी, ये कीमत उसके अपने अहंकार को सार्वजनिक रूप से नीलाम होने से बचाने की थी। मुल्ला के इन शब्दों ने वहां खड़े हर व्यक्ति के दिमाग में ज्ञान का एक विस्फोट कर दिया। उन्हें अब पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ नजर आ रही थी। ये कोई जादू टोना या चमत्कार नहीं था, ये शुद्ध मनोविज्ञान, गहरी रणनीति और इंसानी स्वभाव की बारीक समझ का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन था। मुल्ला ने उन्हें व्यापार और जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। धारणा ही हकीकत है, परसेप्शन इज रियलिटी। लोग वही देखते, सुनते और मानते हैं जो आप उन्हें एक ठोस कहानी के साथ दिखाते, सुनाते और मनवाते हैं। घर वापसी, एक नए युग का आरंभ। जब शाम की सुनहरी किरणें बाजार की छतों पर फैलने लगीं, तो मुल्ला ने भीड़ से विदा ली। वो अपने गधे बुंदू की रस्सी पकड़कर अपने घर की ओर चल पड़े। जय
अब इतिहास का सबसे प्रसिद्ध गधा बन चुका था। रास्ते का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। सुबह जो लोग उन पर हंस रहे थे, अब अदब से रास्ता छोड़ रहे थे और सिर झुकाकर सलाम कर रहे थे। बच्चे जो सुबह उन पर फप्तियां कस रहे थे, अब अपनी माओं के पीछे छिपकर उस महान व्यक्ति को देख रहे थे, जिसके किस्से वे शायद अपने बच्चों को भी सुनाएंगे। जब वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे, तो उनकी पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा चिंता और अनिश्चितता से पीला पड़ा हुआ था। दिन भर उस तक बाजार से उड़ती उड़ती नमक मिर्च लगी खबरें पहुंच रही थीं। मुल्ला पागल हो गया है, वजीर ने मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है, मुल्ला को बाजार में कोड़े मारे जाएंगे। हर खबर उसके दिल में एक नया खौफ पैदा कर रही थी। मुल्ला को सही सलामत और शांत भाव से अपनी ओर आता देखकर उसकी जान में जान आई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप सही सलामत है। वो दौड़कर उनके पास आई और उनकी बाह पकड़ ली, जैसे यकीन करना चाहती हो कि वो सच में वही हैं। मुल्ला ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। जब इरादे नेक हों और अक्ल सबसे बड़ा हथियार हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने अपनी कमर से सोने की मोहरों की वो भारी थैली खोली और उसे अपनी पत्नी के कांपते हाथों में रख दिया। थैली के वजन से पत्नी के हाथ नीचे झुक गए। ये क्या है? उसने कांपते हुए थैली का मुंह खोला। अंदर चांदनी रात में चमकते तारों की तरह दमकते सोने के सिक्कों को देखकर उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी दौलत एक साथ देखने की कल्पना भी नहीं की थी। उसे लगा कि ये कोई सपना है या शायद कोई धोखा। ये सब कहां से आया? खुदा के लिए सच बताइए, आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? मुल्ला जोर से हंसे। उनकी हंसी में दिन भर की थकान और तनाव घुल कर बह गया। नहीं मेरी भोली बेगम, ये किसी गलत काम की नहीं, बल्कि सही दिमाग की कमाई है। ये हमारे प्यारे बुंदू की कीमत है। बुंदू की कीमत? क्या आपने हमारे बुंदू को बेच दिया? पत्नी की आवाज में दुख और मोह का संगम था। बेचा भी और नहीं भी, मुल्ला ने अपनी चिर परिचित रहस्यमयी शैली में कहा। फिर वो वही जोखट पर बैठ गए और अपनी पत्नी को दिन भर की पूरी महागाथा शुरू से लेकर अंत तक पूरे विस्तार और भावों के साथ सुनाई। कैसे उन्होंने एक विचार को तख्ते पर उतारा, कैसे बाजार की हंसी को अपनी ताकत बनाया, कैसे सेठ हीराचंद के लालच को उसकी सीमा दिखाई, और अंत में कैसे वजीर के अहंकार के पहाड़ को अपनी बुद्धि की छेनी से तराश कर उससे अपनी कीमत वसूल ली। कहानी सुनते सुनते उनकी पत्नी के चेहरे पर भावों का एक इंद्रधनुष खिल गया। कभी वो हंसती, कभी हैरान होती, कभी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती, और अंत में उसकी आंखों में अपने पति के लिए गर्व और सम्मान के आंसू छलक आए। उसे आज पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान को वो कभी कभी उसकी अजीब और दुनिया से अलग सोच के लिए मन ही मन कोसती थी, वो वास्तव में कितना बड़ा ज्ञानी, रणनीतिकार और जीवन का कलाकार है। उस रात कई अनगिनत अंधेरी रातों के बाद मुल्ला के घर में चूल्हा जला और उस पर शाही पकवान पके। बच्चों ने छक कर खाना खाया और खुशी से नाचने लगे। घर में घी के दर्जनों दिए जलाए गए, जिनकी रोशनी झोपड़ी के छेदों से छनकर बाहर की कालिमा को चुनौती दे रही थी, मानो वे दुनिया को अपने जीवन के एक नए और उज्जवल अध्याय के आरंभ का ऐलान कर रहे हों। किंवदंती का विस्तार और दूरगामी प्रभाव। 2 करोड़ के गधे की कहानी सिर्फ उस रात दियों की रोशनी के साथ खत्म नहीं हुई। ये तो उस कहानी का महज आरंभ था। ये किस्सा एक लोक कथा बन गया, एक किंवदंती बन गया, जो समय और सीमाओं को लांघ पर हर घर, हर महफिल का हिस्सा बन गया। बाजार और व्यापार पर प्रभाव। शहर के व्यापारियों के लिए ये घटना एक क्रांति से कम नहीं थी। उन्होंने व्यापार को देखने का अपना पूरा नजरिया ही बदल दिया। अब वे समझ गए थे कि सफल होने के लिए सिर्फ अच्छा माल होना काफी नहीं है, उस माल के साथ एक अच्छी कहानी का होना भी जरूरी है। उन्होंने सीखा कि ग्राहक सिर्फ एक चीज नहीं खरीदता, वो उस चीज से जुड़ी भावना, अनुभव और कहानी को खरीदता है। बाजार में एक नई होड़ शुरू हुई, अपनी चीजों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की, उसकी एक अनोखी पहचान बनाने की। कई युवा व्यापारियों ने तो मुल्ला को अपना उस्ताद मान लिया और अक्सर उनसे व्यापार और जीवन के गुर सीखने आने लगे। सत्ता के गलियारों पर प्रभाव। वजीर मीर।
कासिम के लिए ये घटना एक ऐसा अपमान थी जिसे वो कभी नहीं भुला सका। हालांकि उसने सत्ता में बने रहने के लिए अपनी क्रूरता और बढ़ा दी, लेकिन उसकी धाक में एक स्थायी दरार आ गई थी। दरबार में उसके दुश्मन और प्रतिद्वंद्वी अब उसे गधे वाला वजीर कहकर दबी जबान में उसका मजाक उड़ाते। ये घटना इस बात का प्रतीक बन गई कि सत्ता अजेय नहीं होती। बादशाह तक भी ये किस्सा अपने असली रूप में पहुंचा और कहा जाता है कि उन्होंने अकेले में इस पर हंसते हुए मुल्ला की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। इससे दरबार में शक्ति का संतुलन भी थोड़ा बदला, क्योंकि अब लोग जान गए थे कि वजीर को भी चुनौती दी जा सकती है। आम जनता और समाज पर प्रभाव। आम जनता के लिए मुल्ला नसरुद्दीन एक नायक, एक उम्मीद की मशाल बन गए। वो इस बात का जीवंत प्रमाण थे कि व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तलवारों या सेनाओं की जरूरत नहीं होती, एक तेज दिमाग ही काफी है। लोग अपनी रोजमर्रा की समस्याओं और अन्यायों को लेकर उनके पास आने लगे। कोई अपने लालची मकान मालिक से परेशान था तो कोई भ्रष्ट अधिकारी से। मुल्ला अपनी अनोखी, हास्यपूर्ण और चतुराई भरी तरकीबों से उनकी मदद करते और उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़ने का साहस और रास्ता दिखाते। मुल्ला का नया जीवन। मुल्ला ने उन सोने की मोहरों का बहुत बुद्धिमानी से उपयोग किया। उन्होंने एक छोटा लेकिन आरामदायक घर खरीदा, खेती के लिए थोड़ी जमीन ली और अपने बच्चों की शिक्षा का उत्तम प्रबंध किया। लेकिन दौलत ने उन्हें बदला नहीं। वो आज भी वही सरल, जमीन से जुड़े हुए और हंसमुख मुल्ला थे। उन्होंने बाकी की जिंदगी लोगों को हंसाने और साथ साथ उन्हें जीवन के गहरे सबक सिखाने में बिताई। और उनका गधा बुंदू, वो इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे भाग्यशाली गधा बन गया। वो मुल्ला के नए घर के हरे भरे आंगन में आराम से घास चरता, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उसकी खामोशी ने दुनिया को बुद्धिमत्ता का सबसे शोर भरा पाठ पढ़ाया था। उसने कभी शायरी नहीं की, लेकिन उसकी मौजूदगी ही अपने आप में एक पूरी कविता थी। एक ऐसी कविता जो बताती थी कि किसी चीज का मूल्य उसमें नहीं, बल्कि उसे देखने वाली नजरों और उसे प्रस्तुत करने वाली कहानी में होता है। तो दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन इससे मिलने वाली सीख कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे बैंक में रखी दौलत या हमारे हाथ में थमी तलवार नहीं, बल्कि हमारे दो कानों के बीच मौजूद हमारा दिमाग है। ये हमें सिखाती है कि अपनी कीमत पहचानो, खुद को कभी कम मत आंको और दुनिया के सामने अपनी कहानी को पूरे आत्मविश्वास के साथ पेश करो। जीवन में भी हम सभी को कभी ना कभी अपना गधा बेचना पड़ता है, कभी अपनी कोई कला, कभी अपना कोई विचार, तो कभी अपनी मेहनत। अक्सर हम उसे कम कीमत पर बेच देते हैं क्योंकि हम उसकी असली कीमत खुद नहीं जानते या सही ग्राहक को नहीं पहचानते। मुल्ला की ये बुद्धिमत्ता और जीवन को देखने का ये अनोखा नजरिया ही वो चीज है जो हमें कर्मा स्टोरीज पर प्रेरित करता है। हम ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाते हैं, कहानियां जो सिर्फ आपका मनोरंजन नहीं करती, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, आपको जीवन की चुनौतियों के लिए नए हथियार देती हैं और आपको ये याद दिलाती हैं कि हर आम इंसान के अंदर एक असाधारण नायक छिपा होता है। अगर आपको मुल्ला की ये अक्लमंदी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियों की दुनिया में गोते लगाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। कर्मा स्टोरीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो उसकी दस्तक सबसे पहले आपके दिल और दिमाग पर हो। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा और आपने इससे क्या सीखा। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य, एक नए रोमांच और एक नए सबक के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। एक समय की बात है जब दुनिया में अक्ल और बेवकूफी के बीच की लकीर बहुत धुंधली हुआ करती थी और उसी धुंधली लकीर पर चलते थे मुल्ला नसरुद्दीन। ये कहानी किसी एक चुटकुले या एक घटना की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा महाकाव्य है जो मुल्ला के जीवन के उन पहलुओं को उजागर करता है जहां उनकी मूर्खता में भी गहरा ज्ञान छिपा होता था और उनकी होशियारी में भी एक मासूम बेवकूफी नजर आती थी। खुरासान के उस छोटे से गांव में सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि मुल्ला नसरुद्दीन के घर से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। मुल्ला की पत्नी फातिमा बेगम का गुस्सा 7वें आसमान पर था।
बात दरअसल ये थी कि मुल्ला पिछले 3 दिनों से घर की छत मरम्मत करने का वादा कर रहे थे, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाते थे। आज सुबह जब फातिमा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि रात की हल्की बारिश का पानी सीधे उनके सिरहाने रखे तांबे के लोटे में टप टप करके गिर रहा था। मुल्ला अपनी चारपाई पर ऐसे सो रहे थे जैसे उन्होंने दुनिया की सारी चिंताओं से इस्तीफा दे दिया हो। उनकी खर्राटों की आवाज में एक अजीब सा लय था, मानो वो नींद में भी किसी गहरे फलसफे पर बहस कर रहे हों। फातिमा ने जोर से मुल्ला को हिलाया और चिल्लाई कि उठिए मुल्ला जी, देखिए घर नडी बन गया है और आप हैं कि नवाबों की तरह सो रहे हैं। मुल्ला ने एक आंख खोली और बड़ी ही शांति से बोले कि बेगम, तुम नाहक ही परेशान हो रही हो। अगर घर में नदी बह रही है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि लोग नदी किनारे जाने के लिए मीलों का सफर तय करते हैं। और देखो कुदरत कितनी मेहरबान है कि उसने नदी खुद हमारे घर भेज दी है। फातिमा को मुल्ला के इस जवाब पर रोना भी आया और गुस्सा भी। उन्होंने मुल्ला को चेतावनी दे दी कि अगर आज शाम तक छत ठीक नहीं हुई और साथ ही बाजार से घर का राशन नहीं आया तो आज रात का खाना मुल्ला को अपने प्यारे गधे के साथ अस्तबल में ही खाना पड़ेगा। गधे का नाम सुनते ही मुल्ला की नींद पूरी तरह उड़ गई, क्योंकि उन्हें अपने गधे से बहुत मोहब्बत थी और वो उसे अपने परिवार के सदस्य जैसा ही मानते थे। मुल्ला ने अपनी पुरानी पगड़ी उठाई, उसे अपने सिर पर लपेटा, जो कि हमेशा थोड़ी टेढ़ी ही रहती थी, और अपने ढीले ढाले कुर्ते को झाड़ते हुए बाहर निकल आए। बाहर उनका गधा खूंटे से बंधा हुआ ऊँघ रहा था। मुल्ला ने गधे की पीठ थपथपाई और उससे कहा कि दोस्त, आज का दिन बड़ा भारी है। बेगम का मिजाज गर्म है और जेब ठंडी है। चलो देखते हैं कि आज किस्मत हमें किस ओर ले जाती है। मुल्ला गधे पर चढ़ने ही वाले थे कि उन्हें याद आया कि कल पड़ोसी ने उनसे कहा था कि मुल्ला, तुम गधे पर उल्टे क्यों बैठते हो। मुल्ला ने सोचा कि आज सीधे बैठकर देखता हूं, शायद दुनिया कुछ अलग नजर आए। जैसे ही वो गधे पर बैठे, गधा रेंकने लगा। मुल्ला ने उसे समझाया कि भाई शोर मत मचाओ, अगर बेगम ने सुन लिया तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। मुल्ला और उनका गधा गांव की गलियों से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें उनका पुराना दोस्त करीम मिला। करीम ने मुल्ला को रोका और पूछा कि मुल्ला जी, इतनी सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और बोले कि करीम भाई, मैं तो बस अपनी तकदीर के पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन लगता है कि मेरी तकदीर मुझसे भी तेज भाग रही है। करीम ने हंसते हुए कहा कि मुल्ला, मैंने सुना है कि शहर में बादशाह सलामत एक बहुत बड़ा दरबार लगा रहे हैं, जहां अक्लमंद लोगों को इनाम दिया जाएगा। तुम क्यों नहीं जाते? हो सकता है तुम्हारी किस्मत वहां चमक जाए। मुल्ला के दिमाग में एक बत्ती जली। उन्होंने सोचा कि अगर मैं बादशाह से इनाम जीत लाया तो छत भी ठीक हो जाएगी और बेगम भी खुश हो जाएंगी। उन्होंने तुरंत गधे का रुख शहर की तरफ मोड़ दिया। गांव से शहर का रास्ता लंबा था और धूप तेज थी। रास्ते में एक सराय पड़ी। मुल्ला को भूख लगाई थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ थोड़ा सुस्ता लिया जाए। सराय के बाहर एक बहुत ही अमीर दिखने वाला व्यापारी बैठा खाना खा रहा था। उसके सामने तरह तरह के पकवान रखे थे। मुल्ला ने अपनी जेब टटोली तो उसमें सिर्फ एक सूखी रोटी और प्याज का टुकड़ा मिला। मुल्ला ने व्यापारी के पास जाकर अपनी रोटी निकाली और उसे हवा में ऐसे हिलाने लगे जैसे वो किसी शोरबे में डुबो रहे हों। व्यापारी ने हैरान होकर पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई साहब, आपके पकवानों की खुशबू इतनी बेहतरीन है कि मैं अपनी सूखी रोटी को उस खुशबू के साथ खा रहा हूं, ताकि मुझे भी अमीरों वाला स्वाद आ सके। व्यापारी मुल्ला की इस मासूमियत और हाजिर जवाबी पर इतना हंसा कि उसने मुल्ला को अपने साथ खाने पर आमंत्रित कर लिया। मुल्ला ने भर पेट खाना खाया और व्यापारी को दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। ये मुल्ला का फलसफा था कि दुनिया में मांगने से ज्यादा असरदार तरीका है सामने वाले को हंसा देना। शहर पहुंचते पहुंचते शाम ढलने लगी थी। शहर की रौनक गांव से बिल्कुल अलग थी। बड़ी बड़ी इमारतें और चौड़ी सड़कें देखकर मुल्ला का गधा भी हैरान था। मुल्ला सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंचे। पहरेदारों ने मुल्ला की वेशभूषा देखकर उन्हें रोक लिया। एक पहरेदार ने कड़क आवाज में पूछा कि ए फकीर, कहाँ मुंह उठाए चले आ रहे हो? ये बादशाह का दरबार है, कोई धर्मशाला नहीं। मुल्ला ने बड़े ही अदब से झुककर सलाम किया और बोले कि जनाब, मैं फकीर नहीं हूँ, मैं तो एक ऐसा सौदागर हूँ जो दुनिया का सबसे कीमती सामान बेचता है।
पहरेदार ने हंसते हुए पूछा कि अच्छा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है? क्या तुम हीरे जवाहरात बेचते हो? मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा कि नहीं भाई, मैं अक्ल और तजुर्बा बेचता हूँ और सुना है कि तुम्हारे बादशाह को इसकी सख्त जरूरत है। पहरेदार मुल्ला की इस गुस्ताखी पर गुस्सा होने ही वाला था कि तभी वहां से बादशाह का वजीर गुजरा। वजीर ने मुल्ला की बात सुन ली थी। उसे लगा कि ये आदमी या तो पागल है या फिर वाकई बहुत चतुर। वजीर ने पहरेदारों को इशारा किया और मुल्ला को अंदर जाने की इजाजत दे दी। दरबार सजा हुआ था, बड़े बड़े विद्वान और मौलवी बैठे थे। बादशाह अपने तख्त पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। दरअसल पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने 3 सवाल भेजे थे और कहा था कि अगर इनका सही जवाब नहीं मिला तो वो हमला कर देंगे। मुल्ला को दरबार के बीचों बीच खड़ा किया गया। बादशाह ने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा कि क्या तुम हमारे सवालों का जवाब दे सकते हो? मुल्ला ने कहा कि हुजूर, सवाल पूछने से पहले ये तो बताइए कि अगर जवाब सही हुआ तो इनाम क्या मिलेगा? बादशाह ने कहा कि मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मुल्ला ने गधे की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि अब छत की मरम्मत पक्की है। बादशाह ने पहला सवाल पूछा कि बताओ, पृथ्वी का केंद्र, सेंटर ऑफ द अर्थ कहाँ है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े गणितज्ञ अपनी किताबें पलटने लगे। मुल्ला ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी को जमीन पर एक जगह गाड़ दिया और बोले कि जहां मेरी ये लाठी गड़ी है, ठीक वही पृथ्वी का केंद्र है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा कि तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि हुजूर, अगर आपको यकीन न हो तो आप खुद पृथ्वी को दोनों तरफ से नाप लीजिए। अगर 1 इंच का भी फर्क निकले तो मेरी गर्दन हाजिर है। बादशाह मुल्ला के इस आत्मविश्वास से दंग रह गए और चूंकि पृथ्वी को नापना नामुमकिन था, इसलिए जवाब मान लिया गया। फिर बादशाह ने दूसरा सवाल पूछा कि आसमान में कुल कितने तारे हैं? मुल्ला ने तुरंत अपने गधे को आगे किया और बोले कि जितने रोए मेरे इस गधे के शरीर पर हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं। वजीर ने पूछा कि इसका क्या सबूत है? मुल्ला ने कहा कि वजीर साहब, अगर आपको शक है तो आप पहले आसमान के तारे गिन लीजिए और फिर मेरे गधे के रोएं। अगर गिनती में फर्क आए तो जो सजा आप देंगे वो मुझे मंजूर होगी। अब वजीर बेचारा गधे के बाल कैसे गिनता, और तारे तो गिनना नामुमकिन था ही। दरबार में हंसी की एक लहर दौड़ गई। तीसरा सवाल सबसे मुश्किल था। बादशाह ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूछा कि अच्छा, ये बताओ कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं और तुम्हारे गधे की पूंछ में कितने बाल हैं? मुल्ला ने गधे की पूंछ को बड़े गौर से देखा और फिर बादशाह की दाढ़ी को। उन्होंने कहा कि हुजूर, ये तो बहुत आसान हिसाब है। आपकी दाढ़ी में और मेरे गधे की पूंछ में बराबर बाल हैं। बादशाह ने गुस्से से कहा कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुल्ला ने शांत भाव से कहा कि हुजूर, अगर यकीन न हो तो हम एक बाल आपकी दाढ़ी से उखाड़ते हैं और एक बाल गधे की पूंछ से। ऐसे ही एक एक करके उखाड़ते जाते हैं। आखिर में अगर गिनती बराबर नहीं हुई तो मैं हार मान लूंगा। बादशाह ने अपनी दाढ़ी बचाने के लिए तुरंत मुल्ला को विजेता घोषित कर दिया। मुल्ला को इनाम में एक थैली सोने के सिक्के मिले। मुल्ला खुशी खुशी दरबार से बाहर निकले, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही मुल्ला शहर से बाहर निकले, रात हो चुकी थी। जंगल के रास्ते में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने मुल्ला की गर्दन पर तलवार रखी और बोला कि ए मुल्ला, जो कुछ भी है जल्दी से निकाल दे, वरना तेरी जान खतरियत में नहीं। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा कि भाई देखो, जान तो वैसे भी एक दिन जानी है, लेकिन ये सोने की थैली बड़ी मेहनत से मिली है। डाकू ने थैली छीन ली। मुल्ला ने डाकू से कहा कि भाई, तुमने मेरा सोना तो ले लिया, लेकिन अब घर जाकर मैं बीवी को क्या जवाब दूंगा? वो तो मेरा जीना हराम कर देगी। तुम ऐसा करो, मेरी इस टोपी पर गोली मार दो, ताकि मैं बीवी को कह सकूं कि डाकुओं से लड़ते हुए मेरी ये हालत हुई है। डाकू को मुल्ला की बात पर तरस आ गया और उसने मजाकिया अंदाज में मुल्ला की टोपी हवा में उछालकर उस पर गोली चला दी। मुल्ला ने कहा कि भाई, एक गोली मेरे कुर्ते के घेरे पर भी चला दो, ताकि मामला और असली लगे। डाकू ने वैसा ही किया। मुल्ला ने फिर कहा कि एक गोली जरा पजामे के पास से भी गुजार दो। डाकू ने ट्रिगर दबाया, लेकिन बंदूक खाली थी, गोलियां खत्म हो चुकी थीं। ये देखते ही मुल्ला ने अपनी लाठी उठाई और डाकुओं पर पिल पड़े। डाकू, जो अब तक मुल्ला को बेवकूफ समझ रहे थे, निहत्थे होकर मुल्ला की मार से घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। मुल्ला ने अपनी सोने की थैली वापस उठाई और गधे से बोले कि देख भाऊ,
ई कभी कभी बेवकूफ बनकर ही अक्लमंदी का काम निकलता है। जब मुल्ला घर पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। फातिमा दरवाजे पर ही खड़ी इंतजार कर रही थीं। मुल्ला ने सोने की थैली फातिमा के हाथ में रखी। फातिमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने पूछा कि मुल्ला जी आपने ऐसा क्या किया? मुल्ला ने कहा कि बेगम बस कुछ सवालों के जवाब दिए और दुनिया को ये सिखाया कि सवाल कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसका जवाब हमेशा हमारे आसपास ही होता है, बस नजरिया सही होना चाहिए। अगले दिन गांव में मुल्ला की चर्चा थी। हर कोई मुल्ला से मिलने आ रहा था। गांव का एक रईस व्यक्ति जो खुद को बहुत चालाक समझता था, उसने सोचा कि मुल्ला की परीक्षा ली जाए। उसने मुल्ला को अपने घर दावत पर बुलाया। मुल्ला जब दावत में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाकी मेहमान बहुत ही महंगे और शानदार कपड़े पहनकर आए हैं, जबकि मुल्ला अपने वही पुराने कपड़ों में थे। रईस ने और उसके नौकरों ने मुल्ला की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मुल्ला को न तो पानी पूछा गया और न ही बैठने की जगह दी गई। मुल्ला समझ गए कि यहाँ इंसान की नहीं, लिबास की कद्र है। मुल्ला चुपचाप वहां से निकले और अपने घर गए। उन्होंने संदूक से एक भड़कीला शेरवानी निकाला जो उन्होंने कभी किसी नाटक में पहनने के लिए खरीदा था। सिर पर जरीदार पगड़ी बांधी और इत्र लगाकर वापस दावत में पहुंचे। इस बार जैसे ही मुल्ला अंदर दाखिल हुए, रईस दौड़कर आया और मुल्ला का स्वागत किया। उन्हें सबसे ऊंची गद्दी पर बैठाया गया और तरह तरह के पकवान परोसे गए। जब खाना शुरू हुआ तो मुल्ला ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने एक कबाब उठाया और उसे अपनी शेरवानी की जेब में डाल दिया। फिर शोरबा उठाया और उसे अपनी आस्तीन पर गिरा दिया। रईस और बाकी मेहमान हैरान होकर देखने लगे। रईस ने पूछा कि मुल्ला जी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग फिर गया है? मुल्ला ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया कि नहीं भाई, मैं तो बस इंसाफ कर रहा हूँ। जब मैं पुराने कपड़ों में आया था तो मुझे एक गिलास पानी भी नहीं मिला, और अब जब मैं ये शेरवानी पहनकर आया हूँ तो मुझे शाही खाना मिल रहा है। इसका मतलब ये दावत मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे कपड़ों के लिए है, इसलिए मैं खाना कपड़ों को ही खिला रहा हूँ। रईस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मुल्ला से माफी मांगी। मुल्ला की जिंदगी में ऐसे किस्से रोज होते थे। एक बार की बात है, मुल्ला अपने गधे को बाजार में बेचने के लिए ले गए। गधा बहुत अड़ियल था, लेकिन मुल्ला ने उसकी खूब तारीफ की। एक खरीदार ने पूछा कि मुल्ला जी, क्या ये गधा वफादार है? मुल्ला ने कहा कि जनाब, ये इतना वफादार है कि अगर आप इसे छोड़कर चले भी जाएं तो ये वापस मेरे पास ही आ जाएगा। खरीदार ने हंसते हुए कहा कि फिर तो मैं इसे खरीदकर बेवकूफ ही बनूंगा। मुल्ला ने कहा कि वो तो आप वैसे भी हैं, कम से कम गधा खरीदकर सवारी तो कर पाएंगे। मुल्ला की बातें कई बार लोगों को चुभती थीं, लेकिन उनमें कड़वा सच होता था। एक बार मुल्ला मस्जिद में उपदेश देने गए। लोग बड़ी तादाद में जमा थे। मुल्ला मिंबर पर चढ़े और बोले कि ऐ लोगों, क्या तुम जानते हो कि मैं आज क्या कहने वाला हूँ? लोगों ने एक सुर में कहा कि नहीं, हम नहीं जानते। मुल्ला ने कहा कि जब तुम्हें पता ही नहीं कि मैं क्या कहने वाला हूँ तो मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? और ये कहकर वो नीचे उतर गए। लोग हक्के बक्के रह गए। अगले हफ्ते फिर सभा जुटी। मुल्ला ने फिर वही सवाल पूछा। इस बार सभी ने हाँ कर दी। मुल्ला ने कहा कि जब सबको पता है कि मैं आज क्या कहने वाला हूं तो मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? और ये कहकर वो नीचे उतर गए। लोग हक्के बक्के रह गए। लोगों ने सोचा कि हम होशियारी दिखाएंगे। सब ने कहा कि हाँ, हम जानते हैं कि आप क्या कहने वाले हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम सब पहले से ही जानते हो तो फिर मेरे बोलने की क्या जरूरत है? और वो फिर चले गए। लोग परेशान हो गए। उन्होंने तय किया कि अगली बार आधी भीड़ हाँ कहेगी और आधी ना। तीसरे हफ्ते मुल्ला ने फिर वही सवाल पूछा। आधे लोगों ने कहा हाँ और आधे लोगों ने कहा ना। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा कि बहुत खूब, तो जो लोग जानते हैं वो उन लोगों को बता दें जो नहीं जानते। और ये कहकर मुल्ला फिर चले गए। गांव वाले समझ गए कि मुल्ला को बातों में हराना नामुमकिन है। समय बीतता गया। मुल्ला बूढ़े होने लगे थे, लेकिन उनकी शरारतें और हाजिर जवाबी कम नहीं हुई थी। एक दिन वो अपने बगीचे में कुछ ढूंढ रहे थे। उनका पड़ोसी वहां से गुजरा और पूछा कि मुल्ला जी, क्या ढूंढ रहे हैं? मुल्ला ने कहा कि मेरी चाबी खो गई है। पड़ोसी भी मदद करने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद भी चाबी नहीं मिली। पड़ोसी ने पूछा कि मुल्ला जी, ठीक से याद कीजिए, चाबी गिरी कहाँ थी?
मुल्ला ने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चाबी तो अंदर कमरे में गिरी थी। पड़ोसी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तो फिर आप बाहर यहां क्यों ढूंढ रहे हैं? मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा कि भाई, अंदर कमरे में बहुत अंधेरा है और यहां बाहर रोशनी है, इसलिए मैं रोशनी में ढूंढ रहा हूं। पड़ोसी अपना सिर पीटकर चला गया, लेकिन मुल्ला ने उसे एक बहुत बड़ी सीख दी थी कि इंसान सुख और खुशी बाहर दुनिया में ढूंढता है, जबकि वो उसके अपने अंदर खोई होती है। मुल्ला का रिश्ता अपनी बीवी फातिमा के साथ खट्टा मीठा था। एक बार फातिमा ने कहा कि मुल्ला जी, आप मुझे कितना प्यार करते हैं? मुल्ला ने कहा कि बेगम, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए शेर से भी लड़ सकता हूं। तभी बाहर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। फातिमा ने कहा कि अच्छा, तो जरा बाहर जाकर देखिए कौन है। मुल्ला ने रजाई में मुंह छुपाते हुए कहा कि बेगम, मैंने शेर से लड़ने की बात की थी, कुत्ते का तो जिक्र ही नहीं हुआ था। एक दिन मुल्ला बाजार से 3 किलो गोश्त खरीद कर लाए और फातिमा से कहा कि आज शाम को कोरमा बनाना। फातिमा ने कोरमा बनाया, लेकिन दोपहर में उनके मायके से कुछ मेहमान आ गए। फातिमा ने सारा कोरमा मेहमानों को खिला दिया। शाम को जब मुल्ला घर आए और खाना मांगा तो फातिमा ने कहा कि वो तो बिल्ली खा गई। मुल्ला ने तुरंत तराजू उठाया और बिल्ली को पकड़कर तौलने लगे। बिल्ली का वजन ठीक 3 किलो निकला। मुल्ला ने बिल्ली को फातिमा के सामने रखा और बोले कि बेगम, अगर ये गोश्त है तो बिल्ली कहाँ है, और अगर ये बिल्ली है तो गोश्त कहाँ है? मुल्ला नसरुद्दीन सिर्फ एक मजाकिया किरदार नहीं थे, वो एक आईना थे जिसमें समाज अपना असली चेहरा देख सकता था। उनकी कहानियों में कोई अंत नहीं होता था, क्योंकि बेवकूफी और अकल का सिलसिला तो अनंत है। एक बार मुल्ला मरने का नाटक कर रहे थे। लोग उनके आसपास जमा हो गए और रोने लगे। तभी मुल्ला उठकर बैठ गए। लोग डर गए। मुल्ला ने कहा कि डरो मत, मैं तो बस ये देख रहा था कि मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी बुराई करते हो या तारीफ। लोगों ने पूछा कि तो आपने क्या सुना? मुल्ला ने कहा कि मैंने सुना कि तुम लोग कह रहे थे कि मुल्ला अपने पीछे काफी कर्जा छोड़ गया है, इसलिए मैंने सोचा कि मरने का इरादा मुलतवी कर देना ही बेहतर है, कर्जा चुका दूं। एक बार मुल्ला नदी किनारे बैठे थे। एक आदमी दूसरे किनारे से चिल्लाया कि ओ मुल्ला, मुझे उस पार आना है, मैं कैसे आऊं? मुल्ला ने चिल्लाकर जवाब दिया कि पागल आदमी, तुम उस पार ही तो हो। आदमी चकरा गया। मुल्ला का नजरिया ये था कि हर इंसान अपनी जगह सही होता है, बस देखने का कोना अलग होता है। मुल्ला की जिंदगी का एक और मशहूर किस्सा है। एक बार उन्हें एक दावत में सबसे ऊपर वाली मंजिल पर ले जाया गया। सीढ़ियां बहुत ज्यादा थीं। मुल्ला हाफते हुए ऊपर पहुंचे। जब खाना आया तो उन्होंने देखा कि खाने में बहुत कम मसाले थे और स्वाद भी फीका था। मुल्ला को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। खाना खत्म होने के बाद मेजबान ने मुल्ला से पूछा कि मुल्ला जी, नीचे उतरने के लिए क्या मैं आपकी मदद करूं? मुल्ला ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जिस तरह का खाना तुमने खिलाया है उसके बाद तो मैं यहीं से कूद जाना पसंद करूंगा, ताकि दोबारा ऐसी दावत में ना आना पड़े। मुल्ला के गधे की भी अपनी एक अलग कहानी थी। एक बार मुल्ला ने गधे को घास खिलाना बंद कर दिया और उसे सिर्फ लकड़ी का बुरादा खिलाने लगे। लोगों ने पूछा कि मुल्ला जी, ये क्या जुल्म है? मुल्ला ने कहा कि मैं इसे आदत डलवा रहा हूं कि कम में गुजारा कैसे किया जाए। कुछ दिनों बाद गधा मर गया। मुल्ला ने बड़े दुख के साथ कहा कि क्या बदनसीबी है बेचारे की, अभी तो इसे ना खाने की आदत पड़ने ही वाली थी कि ये चल बसा। ये कहानी उन कंजूस लोगों पर तंज थी जो बचत के चक्कर में जिंदगी का आनंद ही खत्म कर देते हैं। सर्दियों की रात थी। मुल्ला और फातिमा आग के पास बैठे थे। मुल्ला ने कहा कि बेगम, सोच रहा हूं कि एक और शादी कर लूं। फातिमा ने जलती हुई लकड़ी उठाई और मुल्ला की तरफ घूमी। मुल्ला ने तुरंत बात बदलते हुए कहा कि मैं तो ये कह रहा था कि अगर मैं बादशाह होता तो एक और शादी कर लेता, लेकिन चूंकि मैं मुल्ला हूं और मेरे पास तुम जैसी शेरनी है तो मैं अपनी जान प्यारी समझता हूं। कहानी के इस मोड़ पर हम देखते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन का चरित्र किसी एक ढांचे में नहीं समाता। वो कभी कभी इतने भोले बन जाते थे कि बच्चे भी उन्हें ठग लें, और कभी इतने चतुर कि बादशाह भी उनके आगे पानी भरें। एक बार मुल्ला एक दुकान पर गए। दुकानदार ने मुल्ला को ठगने की नीयत से कहा कि मुल्ला जी, मेरे पास एक ऐसा बर्तन है जिसमें अगर आप सोने का सिक्का डालेंगे तो 2 होकर निकलेंगे। मुल्ला ने कहा, अच्छा लाओ दे दो। मुल्ला बर्तन ले आए। कुछ दिन बाद मुल्ला दुकानदार के पास गए और उसे 2 सोने के सिक्के दिए। दुकानदार खुश हो गया कि मुल्ला उसके जाल में फंस गया है।
उसने मुल्ला को एक बड़ा पतीला दिया और कहा कि ये उस बर्तन का बाप है, इसमें और ज्यादा बरकत होगी। मुल्ला पतीला लेकर घर आ गए। हफ्तों बीत गए, मुल्ला वापस नहीं आए। दुकानदार मुल्ला के घर पहुंचा और अपना पतीला मांगा। मुल्ला ने रोते हुए सूरत बनाई और कहा कि भाई साहब, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आपके पतीले का देहांत हो गया। दुकानदार चिल्लाया कि मुल्ला, क्या पागल हो गए हो? पतीला भी कभी मरता है क्या? मुल्ला ने तपाक से जवाब दिया कि जब पतीला बच्चा दे सकता है तो वो मर भी सकता है। दुकानदार अपना सिर पकड़कर रह गया। मुल्ला ने उसे उसकी ही दवाई का स्वाद चखा दिया था। मुल्ला के जीवन का सफर चलता रहा। उनके बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, लेकिन उनकी आंखों की चमक वही रही। लोग उनसे अपनी समस्याओं का हल पूछने आते। एक बार एक नवयुवक आया और बोला कि मुल्ला जी, मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आती। मुझे एक सर्वगुण संपन्न परफेक्ट पत्नी चाहिए। मुल्ला ने कहा कि बेटा, मैंने भी अपनी जवानी में ऐसी ही पत्नी की तलाश की थी। मैं काहिरा गया, वहां मुझे एक बहुत खूबसूरत लड़की मिली, लेकिन उसे बातें करने का शौक नहीं था और मुझे बातें करना पसंद था। फिर मैं बगदाद गया, वहां एक बहुत होशियार लड़की मिली, लेकिन वो खूबसूरत नहीं थी। आखिर में मुझे दमिश्क में एक ऐसी लड़की मिली जो खूबसूरत भी थी और होशियार भी, बिल्कुल परफेक्ट। लड़के ने उत्साहित होकर पूछा कि तो क्या आपने उससे शादी कर ली? मुल्ला ने ठंडी सांस ली और बोले कि नहीं बेटा, क्योंकि वो भी एक परफेक्ट पति की तलाश में थी। इस तरह मुल्ला ने उस युवक को सिखाया कि पूर्णता की तलाश में हम अक्सर जो अच्छा है उसे खो देते हैं। आखिरकार वो दिन भी आया जब मुल्ला नसरुद्दीन ने इस दुनिया को अलविदा कहने का मन बनाया। अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए उन्होंने फातिमा को पास बुलाया। फातिमा की आंखों में आंसू थे। मुल्ला ने कहा कि मर रोना मत, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मुझे दफनाया जाए तो मुझे पुरानी कब्रों के बीच नहीं बल्कि किसी नई जगह दफनाना। फातिमा ने पूछा क्यों? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि पुरानी कब्रों वाले तो अपने हिसाब किताब में व्यस्त होंगे और फरिश्तों को नई जगह पर मुझे ढूंढने में वक्त लगेगा, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।